Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's lecture, we will cover the complete unit of contemporary issues and concerns. And in this, we will cover all these topics. So first, let us see what is universalization of school education, right? So what is universalization? It is promoting universal access of elementary education, right? हमें क्या करना है, प्रमोट करना है एक्सेस को जो एलिमेंट्री एजुकेशन की है. दैट हैज़ बीन ए की ऑब्जेक्टिव इन इंडियाज़ एजुकेशनल डेवलपमेंट जर्नी. तो ये एक बिल्कुल की डेवलपमेंट आइडिया है हमारा इंडिया की डेवलपमेंटल जर्नी का. ठीक है, सिंस वी गेन द इंडिपेंडेंस, राइट. जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली तब से हमारा जो नेक्स्ट मोटिव हो जाता है ना डेवलपमेंट, तो वो था हमारा कि जो हमें एलिमेंट्री एजुकेशन है उसकी एक्सेस सभी को कैसे दें. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली आर्टिकल 45 मैंडेटेड दिस mandated that states strive to ensure free and compulsory education for all children up to the age of 14 within a decade of the constitution's commencement, right. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में कमेंस हुआ था, तो मतलब उसके एक डेकेड में, मतलब विद इन 10 ईयर, दैट इज़ अप टू 1960, हमें क्या है, उन्होंने स्टेट्स को ये जिम्मेवारी दी थी कि भाई इंश्योर करो कि सभी को जो है एक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को अप टू द एज ऑफ 14. जब 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उन सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, राइट. दिस ambitious goal was aimed to achieve by 1960 despite the dedicated efforts of both the central and state governments एडवांसिंग एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है, तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो दोनों मिल के डेडिकेटेड एफर्ट्स से ये हमारा चाहते थे कि जो एक्सेस है एजुकेशन की वो सबको मिल पाए, राइट. तो ये हमने देखा कि स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण. ठीक है, तो वो जैसे हमने देखा था कि इस स्वतंत्रता के बाद हमारा जो मेन मुद्दा था वो था कि सार्वभौमिक पहुंच हो जाए हमारी प्रारंभिक शिक्षा तक. ठीक है, और उसे हमें जो संविधान के अनुच्छेद 45 में स्पेसिफिकली बोला है कि ठीक है 1950 जब से हमारा संविधान लागू हुआ था उसके 10 साल बाद तक, दैट इज़ 1960 तक, हमने क्या है 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करनी थी, राइट. ये हमारा एक एम था. सो another significant development in the realm of elementary education in India is the Supreme Court's ruling, ठीक है, which interpreted the constitution provisions and declared basic education as a fundamental right for every citizen. ठीक है, तो इसमें एक significant development रोल किसने प्ले किया है, सुप्रीम कोर्ट ने. उन्होंने क्या बोला कि जो एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीजन का, राइट. दिस रूलिंग प्लेस्ड द ऑनस ऑन द स्टेट्स. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स को दी. ठीक है, आफ्टर मेकिंग सम प्रोविजंस, पहले इन्होंने प्रोविजंस बनाए कुछ, ठीक है, टू इंश्योर द एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन. और फिर इन्होंने स्टेट्स को बोला टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन एंड मेक नेसेसरी प्रोविजंस. ठीक है, कि अब आप जो है स्टेट है नेसेसरी प्रोविजंस बनाएगा ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन वो दे सके. Subsequently, a framework of partnership between the central and state government was established on a large scale through various centrally sponsored schemes in the distinct primary education programs, right? जैसे लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट, मिड डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान एंड एजुकेशन फॉर ऑल. तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स लिए गए, ठीक है, ताकि एक अवेयरनेस फैले लोगों के बीच में, ठीक है, एजुकेशन को लेकर. These initiatives aims to enhance the accessibility and quality of elementary education for all. तो इनका क्या एम था कि एक तो accessibility एजुकेशन की होनी चाहिए और जो क्वालिटी है एलिमेंट्री एजुकेशन की वो सभी चिल्ड्रन तक पहुंचनी चाहिए, राइट. तो ये हमने देखा कि जो भारत में प्रारंभिक शिक्षा का क्षेत्र है वो उसमें किसने, एक सर्वोच्च न्यायालय ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ठीक है, उन्होंने बोला कि जो बुनियादी शिक्षा है, ठीक है, वो प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, उन्होंने ये घोषित कर दिया. और इस फैसले ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान करने के, अपने दायित्व को पूरा करने की जिम्मेवारी कहाँ पर दी, राज्य सरकार पर दी. ठीक है, कि अभी इसको इम्प्लीमेंट करो. इसके बाद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, लोक जुम्बिश परियोजना, मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब उन्होंने
अभियान, ये योजनाएं चलाई ताकि लोगों तक हम बता सकें, अवेयरनेस फैला सकें, ठीक है, एजुकेशन के लिए, राइट। इन सभी का उद्देश्य क्या था? सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना। फिर हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन हम देख लेते हैं। सो एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया फेसेस सेवरल चेंजेस इंक्लूडिंग इश्यूज लाइक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जब बच्चे आते हैं नहीं स्कूल में, चाइल्ड लेबर हो गया, पेरेंटल इग्नोरेंस होगी, मतलब उनको ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बच्चे स्कूल में जाते हैं नहीं, कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, भाई फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके एक अच्छी एजुकेशन, ठीक है। पेरेंटल एटीट्यूड्स टुवर्ड गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, वो ऐसा है कि ज़्यादा प्रेफर बॉयज़ की एजुकेशन को करते हैं, गर्ल्स का उनको ज़्यादा कुछ है नहीं एजुकेशन के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस अगर हो जाता है स्कूल का, मान लो हमारे एरिया से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, तो फिर भी हमारे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि भाई छोड़ो। एक तो वो नया नया अवेयरनेस फैली है और ऊपर से वो दूर है, तो वो पेरेंट्स ऐसे बोलेंगे ना कि छोड़ो इस एजुकेशन को, इतना दूर जाना पड़ता है, ठीक है। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, विमेन टीचर्स नहीं है, तो ये सारी जो है प्रॉब्लम्स आई हमारे किस में, एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो हमने क्या किया, टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, इट इज़ क्रूशल टू इम्प्लीमेंट चाइल्ड स्पेसिफिक प्लानिंग स्ट्रेटजीज दैट cater टू द यूनिक नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है स्पेशली फॉर द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, कि उन्हें हम स्कूल में कैसे लेके आएँ। Additionally, tackling child labor and ensuring that children are not engaged in work, ठीक है। हमें जो ये चाइल्ड लेबर है इसको स्टॉप करना था और हमें देखना था कि जो बच्चे हैं वो वर्क में एंगेज नहीं होने चाहिए, ठीक है, मजदूरी नहीं करनी है उनको, कहीं पे जॉब वगैरह ऐसा कोई काम नहीं करना है। 14 ईयर्स तक की एज को उनको क्या करना है, बस उनकी एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल, जो स्कूल अटेंडिंग उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। Efforts should be made to raise awareness among parents about the importance of education and overcome any cultural and societal barriers that may hinder girls' access to education, ठीक है। तो अब क्या था, पेरेंट्स को हमें अवेयर करना था, ठीक है, पेरेंट्स पे अवेयरनेस फैलानी थी, और जो गर्ल चाइल्ड का जो एजुकेशन का सिस्टम था उसको भी इम्प्रूव करना था कि वो उनके लिए भी इतनी ही इक्वल इम्पॉर्टेंस रखती है जितनी बॉयज़ के लिए, राइट। Improving the availability of schools in close proximity to residential areas and ensuring the provisions of basic infrastructure are essential steps, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि एक तो उसके ना स्कूल को एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखते हैं, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है उसके थोड़ा पास में होना चाहिए स्कूल, ठीक है, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये जो दोनों थे ये क्या थे, असेंशियल स्टेप्स थे टुवर्ड एनहांसिंग एक्सेस टू एजुकेशन। फर्दरमोर, addressing the shortage of women teachers can contribute to create a more inclusive and supportive learning environment, ठीक है। हमें क्या करना था, विमेन टीचर्स का देखना था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विमेन टीचर्स को कैसे हायर करें, राइट। तो ये जो प्रारंभिक शिक्षा हमने देखी कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें स्कूल में नए जाने वाले बच्चे, बाल श्रम, माता पिता की अज्ञानता, वित्तीय बाधाएं, लड़कियों की शिक्षा के प्रति माता पिता का रवैया, स्कूलों की लंबी दूरी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और महिला शिक्षकों की कमी जैसे मुद्दे उसमें शामिल थे, ठीक है। ये सारा था कि बहाना काइंड ऑफ था लोगों के पास, ठीक है, जिसको वो देते थे टालने के लिए कि एजुकेशन प्रोसेस जो टल जाए, राइट। तो जो स्कूल नए जाने वाले बच्चे हैं उनकी समस्या के समाधान के लिए क्या है, उनके विशिष्ट आवश्यकता और परिस्थितियों को पूरा करने वाले बाल विशिष्ट योजना रणनीतियों को लागू करना महत्व है। देखो, जब वो बच्चे जो स्कूल में नहीं आ रहे हैं, वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, दैट मीन्स उनको कोई नीड है, ठीक है, उनका लिविंग अच्छे से चल नहीं रही है, तो इसी के लिए जैसे उन्होंने मिड डे मील ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है स्कूल में, ठीक है, कि उनको खाना मिल जाता है। अब उनको खाने के लिए काम नहीं करना पड़ता है, उनको स्कूल में मिड डे मील का जो मिड डे मील है लंच टाइम पे वो खाना मिल जाता है, राइट। इसके अतिरिक्त बाल श्रम से निपटना और ये सुनिश्चित करना कि बच्चों के स्कूल जाने के बजाय काम में न लगाया जाए, ये हमें इंश्योर करना है कि भाई उनको काम में ना लगाया जाए, जो बच्चे हैं वो स्कूल में ही जाएंगे। प्राथमिकता है कि माता पिता के बीच शिक्षा के महत्व को जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। अगर पेरेंट्स हमारे जागरूक हो गए तो आधा काम तो वैसे ही हो गया, कि वो अगर चाहते हैं कि भाई उनका बच्चा पढ़े तो वो कैसे भी करके पढ़ाएंगे, राइट।
और आप पेरेंट्स के दिमाग में डालना कि लड़कियों की शिक्षा भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी सांस्कृतिक या सामाजिक बाधा को दूर करने के लिए प्रयास भी करने चाहिए कि अगर वो गर्ल्स की एजुकेशन को रोक रहे हैं तो उसको रोकने के प्रयास भी हमें यहाँ पे करने चाहिए। आवासीय क्षेत्रों के नज़दीक स्कूलों की उपलब्धता, ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं आवासीय क्षेत्र उनके नज़दीक में ही हमने स्कूल बनाए, ठीक है, उसमें बुनियादी ढांचा था वो एक अच्छा रखा, ठीक है, ये जो है उसके बिल्कुल पहले प्रतिनिधित्व करते हैं। सुनिश्चित करना तक शिक्षा बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कदम है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अलावा जो फीमेल टीचर्स है, महिला शिक्षक थी, उनकी कमी को पूरा किया जाना है। Okay, then absolutely the success of elementary education relies not only on ensuring access to schools but also on creating an environment where both parents and children recognize the value and importance of education. Right, तो हमने क्या देखा कि एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसको बस ऐसे नहीं है कि हम स्कूल जा रहे हैं हमारी एक्सेस हो गई है स्कूल तक, नहीं, उसका मेन एम है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ पे पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों रिकॉग्नाइज कर सके कि क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की, राइट, उनको प्रॉपरली पता हो कि इस चीज़ से हमें आगे क्या बेनिफिट्स होंगे, इनकी क्या वैल्यू है। ओके, efforts should be made to attract children to schools and encourage their retention by showcasing the benefits and opportunities. तो हमें showcase करना है benefits को और opportunities को childrens को, right, that education can bring, ठीक है, कि क्या क्या benefits हैं, क्या क्या opportunities हैं जो education लेके आ सकती है उनकी life में, right. The Sarva Shiksha Abhiyan has played a crucial role in promoting universal elementary education in India, and its achievements are a testament to the effectiveness of this approach, ठीक है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है इसी काम के लिए था और इसने जो है बहुत इफेक्टिवली अपना काम किया। तो सर्व शिक्षा अभियान सर्व्स एज अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन फॉर ऑल। तो इन्होंने क्या किया, एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया सभी चीज़ों के ऊपर, ठीक है, ये इन्होंने कन्वे किया है मैसेज अमंग सोसाइटी। However, it is essential to acknowledge that there is still work to be done in order to fully realize the dream of successful elementary education in country डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, मतलब अब ये था लेकिन इसके बाद भी हमारा काम रुका नहीं था, ठीक है, बहुत सारा काम पेंडिंग था इन ऑर्डर टू बी डन द फुल्ली रियलाइज द ड्रीम ऑफ सक्सेसफुल एलिमेंट्री एजुकेशन का जो ड्रीम था उसके लिए भी हमें और भी काम करने थे, राइट। सो कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स एंड कोलैबोरेशन बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स आर नेसेसरी टू ओवरकम द रिमेनिंग चैलेंजेस। जो रिमेनिंग चैलेंजेस है, जो चैलेंजेस बच गए हैं इन सब के बाद भी, ठीक है, तो उनको भी हमें ठीक करना था टू इंश्योर दैट एवरेज चाइल्ड रिसीव्स अ क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, ताकि जो प्रत्येक बच्चा है वो एक क्वालिटी वाली एजुकेशन रिसीव कर सके, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी सफलता न केवल स्कूलों तक पहुँच होना है बल्कि ये सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है कि ऐसा वातावरण, ठीक है, जहाँ माता पिता और बच्चे दोनों शिक्षा का मूल्य और महत्व को पहचाने, ठीक है, कि क्या मूल्य है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तभी तो वो देखो, अगर हमें पता होता है कि मैं ये करूँगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो अगर वो रिज़ल्ट मुझे चाहिए तो मेरी एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी ना। तो वो यही बता रहे हैं कि आप एजुकेशन लो, इसका रिज़ल्ट ये होगा, ठीक है, इसका ये मूल्य है, इसका ये महत्व है, राइट। उनको आकर्षित करने के लिए, ठीक है, पढ़ाई को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया है, ठीक है, और जो चुनौतियाँ रह गई हैं उन पे हमें उनको भी बिल्कुल ओवरकम करना है ताकि एक प्रॉपर एजुकेशन हम प्राथमिक स्तर पर दे सकें, राइट। सो लेट्स begin now on secondary education. The secondary education, it is a compelling argument to advocate for universal secondary education, and it is rooted in the principle of equality and social justice, okay, enshrined in the constitution. तो ये जो यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन है इसका भी है प्रिंसिपल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। दैट वन एस्पेक्ट ऑफ दिस आर्गूमेंट इज द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन आ जाता है, इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन को हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोल देते हैं, विच एम्स टू प्रोवाइड opportunities for scheduled caste and scheduled tribes
वो हैव हिस्टोरिकली फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जिनको हिस्टोरिकली कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी है, ठीक है, ऐसी ट्राइब्स हैं, ऐसी कास्ट हैं, तो उनको हमने यहाँ पे रिजर्वेशन दी है, ठीक है। However, this policy alone cannot benefit the majority of this marginalized section of society, as a significant number of children and young individuals from these communities do not have access to quality secondary education. लेकिन ये है कि हम रिजर्वेशन के साथ भी जो है प्रॉपर सेकेंडरी एजुकेशन सबको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द नंबर है स्टूडेंट्स का, वो क्या है, उनकी एक्सेस ही नहीं है क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन की उनके पास। सो बाय इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन वी कैन एड्रेस दिस गैप टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ठीक है, कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। It would enable the majority of children and youth from marginalized backgrounds to receive a quality education, empowering them to break the cycle of poverty and discrimination, ठीक है, कि जो ऐसे भी ग्रुप्स हैं वो क्वालिटी एजुकेशन ले, अपने आप को एम्पावर करे, गरीबी से जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे छुटकारा उनको मिल जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन अलाइंस विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, creating a more inclusive society where everyone has the chance to thrive and contribute to the nation's progress, ठीक है। तो एम क्या हो गया है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन का, राइट। तो एक सोशल जस्टिस मिलेगा हमें, ठीक है, इंक्लूसिव सोसाइटी बनेगी, ठीक है, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने नेशन के प्रोग्रेस में। अगर हम खुद ही एडुकेट नहीं होंगे तो हम किसी और प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, राइट। ये हमने यहाँ पे देखा कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा की वकालत करने के लिए एक सम्मोहक तर्क है और इस संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों में निहित है। इस तर्क का एक पहलू आरक्षण की नीति है, जिसे सकारात्मक भेदभाव के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। जो ये आरक्षण है, सकारात्मक भेदभाव हम इसको बोल सकते हैं, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अवसर प्रदान करना है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और शोषण का सामना किया है। हालांकि यह नीति अकेले समाज के इन हाशिए पर रहने वाले अधिकांश वर्गों को लाभ नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि क्या है, वहाँ वो जो बड़ी संख्या में बच्चे हैं उनके पास पहुँच ही नहीं है गुणवत्ता माध्यमिक शिक्षा की, राइट। सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा को लागू करने की इस अंतर को दूर कर सकते हैं और सभी के लिए एक समान अवसर हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इस आशय के पृष्ठभूमि के अधिकांश बच्चों और युवाओं को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा तथा उन्हें गरीबी और जो भेदभाव है, उनका चक्र है जो, उसको ये तोड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है। यह एक समावेशी समाज का निर्माण करती है। समावेशी समाज हमारा डेवलप होगा जहाँ हर किसी को आगे बढ़ने और देश की प्रगति में वो है योगदान दे सकते हैं, राइट। So absolutely, universalizing secondary education would require a shift in how we perceive and structure of secondary education, ठीक है। हम इसको कैसे perceive करते हैं और इसका structure क्या है education का, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है both in terms of its structure and curriculum, उसका curriculum कैसा है। This shift is crucial to ensure that secondary education become a catalyst for social transformation, ठीक है। तो एक कैटलिस्ट का काम करती है, वो उत्प्रेरक का काम करती है एक हमारी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। टू अचीव दिस वी कैन कंसीडर 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट कैन सर्व्स एज फंडामेंटल ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। तो इसके लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे हो गया हमारा इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी क्या है, दैट इंश्योरिंग दैट सेकेंडरी एजुकेशन इज असेसिबल टू ऑल, कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो असेसिबल है सभी के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर और एनी अदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उसका मतलब वो असेसिबल है सबके लिए, राइट, असेसिबल है सबके लिए रिगार्डलेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर और एनी अदर, की मतलब किसी डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड नहीं है, वो सबको असेसिबल है। इट शुड बी डिजाइंड टू अकोमोडेट द डाइवर्स नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स, प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ऑल, ठीक है। तो सबके पास जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। फिर आ जाता है रेलेवेंस। रेलेवेंस में हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं अ करिकुलम दैट इज़ रेलेवेंट टू द नीड्स ऑफ द लर्नर्स एंड द सोसाइटी दे लिव इन। उसमें क्या करते हैं, उनका करिकुलम ऐसा होता है कि जो उनकी नीड्स से रेलेवेंट होता है, ठीक है।
जो लर्नर्स हैं उनकी नीड से रेलेवेंट करेगा और जो सोसाइटी है उससे रेलेवेंट करेगा जहाँ पर वो रहते हैं। दिस इंक्लूड्स इनकॉर्पोरेटिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज दैट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द चैलेंजेस ऑफ द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें जो उनके प्रैक्टिकल स्किल्स आ जाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग्स उनको दी जाएंगी। ठीक है, और एक वो क्रिटिकल थिंकिंग वाली एबिलिटी उनमें डेवलप हो जाएगी। राइट, तो ये बिल्कुल सही है कि भाई माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए हमें उसकी संरचना और पाठ्यक्रम दोनों के संदर्भ को देखने की आवश्यकता है। ठीक है, यह बदलाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन गए। तो ये एक उत्प्रेरक का काम कर सकता है हमारा सामाजिक परिवर्तन के लिए। इसे प्राप्त करने के लिए हम 4 मार्गदर्शी सिद्धांतों का विचार कर सकते हैं। तो ठीक है, उसमें से फर्स्ट था हमारा समावेशिता। इसमें सुनिश्चित करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सभी के लिए सुलभ है। ठीक है, सभी के लिए सुलभ है। हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, लिंग या किसी अन्य की परवाह किए बिना भेदभाव का रूप, किसी भेदभाव, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, सभी को मिल रही है। इसे शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं और क्षमताओं को समायोजित करने और सभी को समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। तो ठीक, ये था हमारा समावेशिता। फिर आ जाता है हमारा प्रासंगिकता। ठीक है, ये क्या है, एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना है जो शिक्षार्थियों को जिस समाज में वो रहते हैं उनकी आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हो। ठीक है, उन्हीं के रिलेवेंट हो वो चीज़ें उनके करिकुलम में। इसमें व्यवहारिक कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और महत्वपूर्ण सोच क्षमताओं को शामिल करना इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। फिर आ जाता है हमारे क्वालिटी हम कैसे दे रहे हैं। ओके, फोकसिंग ऑन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट मीट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो हमें एक बहुत हाई क्वालिटी की एजुकेशन देनी चाहिए जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट करे। दिस इन्वॉल्व्स सिक्योरिंग एंड ट्रेनिंग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, providing adequate resources and infrastructure, and implementing effective teaching and learning methodologies, right? तो हम कैसे क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकते हैं? अगर हमारे टीचर क्वालिफाइड हो तो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हमें लेके आने हैं। ठीक है, हम एडुकेट रिसोर्सेज होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, रिसोर्सेज सारे अवेलेबल होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और जो हमारी लर्निंग की मेथडोलॉजी, लर्निंग और टीचिंग की, वो अच्छे से हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। फिर आ जाता है हमारा इक्विटी। इसमें क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं द एग्जिस्टेंस and disparities in access to secondary education by providing targeted support and interventions to marginalized communities and regions। इसमें हम एक्सेस प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के। ठीक है, टारगेट करके सपोर्ट को, इंटरवेंशन दे के जो हमारे मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी है उस रीजन्स है उनमें। ये क्यों करते हैं? दिस इंश्योर्स दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड and that every individual have an equal opportunity to benefit from secondary education। ठीक है, कि सभी को एक बेनिफिट मिले सेकेंडरी एजुकेशन से। by embracing these guiding principles we can build a strong foundations of universal secondary education, enabling it to become a powerful tool for social transformation and inclusive development in the years to come। ठीक है, तो ये क्वालिटी और इक्विटी को हम डेवलप कर सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, गुणवत्ता और समानता। राइट, गुणवत्ता की हम अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें थी, समानता की सभी को समानता नहीं हो इसमें। ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पीछे ना छूटे और प्रत्येक व्यक्ति को माध्यमिक शिक्षा से लाभ उठाने का समान अवसर मिले। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे इश्यूज़ क्या हैं इसमें। यूनिवर्सल एनरोलमेंट में यूनिवर्सल रिटेंशन और यूनिवर्सल लर्निंग क्या होती है। ओके, सो द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एनरोलमेंट aims to ensure that all children aged 6 to 14 are enrolled in primary schools। ठीक है, सो एनरोलमेंट से यहाँ पे मतलब हो गया कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे वो सभी स्कूल्स में प्राइमरी एजुकेशन के लिए एनरोल होने चाहिए। टू अचीव दिस गोल स्टेट्स हैव इम्प्लीमेंटेड अ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। ठीक है, इसके लिए जो है स्टेट्स का एक कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट भी है। However, it is disheartening to see that the desired targets have not been met yet। ठीक है, लेकिन अब भी क्या है, बहुत सारे फ्लोज हैं हमारे सोशल सिस्टम में, तो ये जो डिज़ायर्ड टारगेट है ये हमें नहीं मिला है। कि ऐसा नहीं है कि
जो 6 से 14 साल तक के बच्चे वो सभी हमारे प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे रह गए हैं जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है या वो एनरोल्ड नहीं है। The issues of achieving universal enrollment in rural areas are even more complex। और जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे ये जो है अटेन करना और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्लो प्रोग्रेस को। जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे एजुकेशन की, ठीक है, कि इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। कॉरपोरेशन नहीं है स्कूल या कम्युनिटी का, वो जो एक कॉपरेशन होना चाहिए स्कूल और कम्युनिटीज़ के बीच में, वो वहाँ पे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये देखा था हमने सार्वभौमिक नामांकन, सार्वभौमिक प्रतिधारण और सार्वभौमिक शिक्षा के मुद्दे। तो नामांकन में क्या है कि जो 6 से 14 साल वर्ष की आयु के बच्चे हैं वो उनका जो है विद्यालयों में नामांकित होने चाहिए अपने प्राथमिक शिक्षा को लेकर, लेकिन इसमें जो है इतना अच्छा मतलब हुआ है, बहुत बेनिफिट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्टली हम बोल सकते हैं कि 6 से 14 साल वाले सभी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो कारण है वो क्या रह गए कि जो पेरेंट्स हैं उनमें जागरूकता नहीं है, शिक्षा का अभाव है, ठीक है। और जो स्कूल है और समुदाय है उनके बीच में जो रिलेशन है, वो जो सहयोग है वो अच्छे से नहीं है यहाँ पे। So universal retention is a principle that emphasizes the importance of children staying enrolled in school until they successfully complete their entire academic program, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनिवर्सल रिटेंशन, वो हमने देखा एनरोलमेंट, अब ये आ गया हमारा रिटेंशन। तो ये क्या है, ये बताते हैं कि चलो हम एनरोल तो हो गए लेकिन हमें एनरोल ही रहना है स्कूल में जब तक कि हम सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर लेते हैं हमारी कंप्लीट एकेडमिक प्रोग्राम की जो एजुकेशन है, राइट। इफ अ चाइल्ड लीव्स अ स्कूल बिफोर फिनिशिंग द कोर्स ऑफ स्टडी इट अंडरमाइंस द गोल ऑफ अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है। अगर कोई बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही विड्रॉ कर लेता है अपना नाम, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो जो यूनिवर्सल एक्सेस है एजुकेशन की उससे वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। टू अचीव यूनिवर्सल रिटेंशन इट इज़ क्रूशल फॉर एवरी चाइल्ड टू मेक स्टडी प्रोग्रेस, ठीक है। तो अचीव कब करेंगे, जब उनमें प्रोग्रेस होगी, स्टडी प्रोग्रेस होगी फ्रॉम वन अकेडमिक ईयर टू द नेक्स्ट, ठीक है, इंश्योरिंग दैट देयर इज़ नो स्टैग्नेशन और इंटरप्शन इन देयर एजुकेशन। तो उनकी एजुकेशन में कोई स्टैग्नेशन नहीं होनी चाहिए बीच में। It helps prevent wastage and ensure that children do not leave school prematurely, कि prematurely बच्चों को स्कूल जो है नहीं छोड़ना चाहिए, ये इंश्योर करते हैं यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन में बिफोर रीचिंग द अप्रोप्रिएट एज एंड कंप्लीटिंग देयर प्रिस्क्राइब्ड ग्रेड लेवल, ठीक है। जो उनका ग्रेड लेवल था अगर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है तो उससे पहले उनको जो है स्कूल से अपना नाम विड्रॉ नहीं कराना चाहिए। However, it has been observed that in many cases there are challenges and barriers that hinder the attainment of universal retention। यहाँ पे क्या है, कुछ challenges हैं, barriers हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, एक attainment है जो हमारी universal retention की उसमें वो hinder कर रहे हैं। So it is important to address these issues to ensure that every child has opportunity to complete their education, ठीक है। तो हमें इनको हटाना पड़ेगा एक जो अपॉर्चुनिटी देने के लिए सभी बच्चों को एजुकेशन की, राइट। तो ये हमने क्या किया था, यूनिवर्सल रिटेंशन है ये। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नामांकित रहना, देखो नामांकित हम हो गए थे यूनिवर्सल एनरोलमेंट में, बट हमें यहाँ पे नामांकित रहना है जब तक कि हम सफलतापूर्वक अपना कार्यक्रम पूरा नहीं कर लेते हैं, ठीक है। यदि कोई बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देता है तो यह शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच को प्राप्त करने के लक्ष्य को कमज़ोर कर देता है, राइट। फिर आ जाता है कि सार्वभौमिक प्रतिधारण प्रत्येक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए शैक्षणिक वर्ष से अगले शैक्षणिक वर्ष तक लगातार प्रगति करना चाहिए, ठीक है। कि मैं अभी 5th क्लास में हूँ तो मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ ताकि मैं इस स्टेज को क्लियर करूँ, फिर मैं नेक्स्ट स्टेज में जाऊँ, 6th क्लास में जाऊँ, ठीक है। ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी शिक्षा में कोई ठहराव या रुकावट न हो, इससे बर्बादी रोकने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि बच्चे उचित उम्र तक पहुंचने और निर्धारित ग्रेड स्तर पूरा करने के समय से पहले स्कूल न छोड़े, ठीक है। कि देखो अगर हमारी प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही ना, हम 5th से 6th में 6th से 7th स्टैंडर्ड में गई, मैं कुछ सीख रही हूँ, प्रोग्रेस हो रही है मेरी, तो ये एक निर्धारित करता है कि मैं अपनी एजुकेशन पूरा करने से पहले स्कूल को नहीं छोड़ूंगी।
वहीं पे कुछ बच्चे हैं कि वो बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं हो रही है उनकी, तो वहाँ पे हाई चांसेस होते हैं उनके स्कूल को छोड़ने के। हालांकि यह देखा गया है कि कई मामलों में चुनौतियाँ और बाधाएं जो सार्वभौमिक प्रतिधारण की प्राप्ति में बाधा बनती हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान करना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे अपनी शिक्षा करने का पूरा अवसर मिले। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि चुनौतियाँ बाधाएं तो हैं उनकी, ठीक है, उनमें आ रही हैं, लेकिन जो सार्वभौमिक प्रतिधारण की प्राप्ति में बाधा बनती है, पर उनको सुनिश्चित करने के लिए एक समाधान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि सभी बच्चे अपनी शिक्षा को पूरी कर सकें, सर मिल सके। फिर चाहता है कि इम्पॉर्टेंट सजेशंस क्या हैं जो हमें एनसीईआरटी ने दिए हैं, कि एक तो जो स्केड्यूल्स हैं स्कूल्स के उनमें एडजस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है, जो स्कूल के कार्यक्रम है उनका समायोजन होना चाहिए, स्कूल की जो वोकेशंस हैं, ठीक है, व्यवसाय हैं उनका समायोजन होना चाहिए, उनकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो पेरेंटल इंडिफरेंसेस हैं एजुकेशन में उनको देखना चाहिए कि भाई पेरेंट्स भी अच्छे से एडुकेटेड, हम उनको कैसे कर सकते अवेयर कैसे कर सकते एडुकेशन के बारे में। तो शिक्षा के प्रति जो माता पिता की उदासीनता है उसको भी दूर करना यहाँ पे चाहिए हमें। इंक्रीजिंग अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग पावर ऑफ स्कूल्स, और जो है स्कूलों की शक्ति बढ़ाना है कि स्कूल जो है अच्छे दिखे, ठीक है, और उनमें एक बच्चों की धारण करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो वो हम एनसीईआरटी ने कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस दी हैं ताकि एक जो यूनिवर्सल रिटेंशन का जो गोल है वो हमारा कंप्लीट हो सके, कि स्कूल हमारा अच्छा तो दिख रहा है, साथ साथ उसमें क्या है, अच्छे बच्चे हैं, उसमें टीचर्स अच्छे हैं, एक क्वालिटी एजुकेशन वो दे पा रहा है। फिर आ जाता है क्वालिटेटिव लर्निंग, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन हैज़ नॉट मेट द डिजायर्ड टारगेट ड्यू टू द लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। हमें डिज़ायर्ड आउटपुट अब तक मिला नहीं है, ठीक है, जो हमें चाहिए था, क्योंकि एक जो क्वालिटी कंट्रोल है हमारा उसमें हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, कि क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ वाइडली नोन दैट द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन नेग्लेक्टेड, ठीक है, और जो क्वालिटी या स्टैंडर्ड्स है हमारी एजुकेशन के वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं। इट इज़ नाउ क्रूशल टू प्रायोरिटाइज बोथ क्वान्टिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन। तो अगर ये जो है, अगर हमें यूनिवर्सल रिटेंशन लानी है, यूनिवर्सल लर्निंग को इंक्रीज़ करना है, तो हमें ध्यान देना होगा कि जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों इंक्रीज़ हो, स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ हो हमारे एजुकेशन के। सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्लो डाउन द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई कि जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही है वो वापस से कम हो जाए। सो इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी इंश्योर गुड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। तो गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर नहीं दिए जाने के कारण अनिवार्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण वंचित लक्ष्य यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया है। यह सर्वविदित है कि शिक्षा की गुणवत्ता और मानक की उपेक्षा की गई है। अब शिक्षा में मात्रा और गुणवत्ता दोनों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। हम शैक्षिक अवसरों के विस्तार को धीमा करने का जोखिम नहीं उठा सकते। सो यह जरूरी है कि हम हर बच्चे के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करें, right? So there are several pressing problems that need to be addressed to improve the quality of education, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको हमें टैकल करना है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो पहली है इश्यूज रिलेटेड टू टीचर्स, ठीक है। टीचर्स की शॉर्टेज है, कहीं पे उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, या वो क्वालिफिकेशन उनकी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, कि वो एक क्वालिटी एजुकेशन उनके पास खुद ही नहीं है, वो तो दे क्या सकते हैं। तो इसको हमें टैकल करना पड़ेगा कि जो शिक्षकों से संबंधित मुद्दे हैं पहले हम उनको कैसे टैकल करेंगे, राइट। फिर आ जाते हैं चैलेंजेस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए, रिसोर्सेज हमारे पास कंप्लीट होने चाहिए, राइट, कि कोई हमें प्रैक्टिकल दिखाना है बच्चों को तो हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, टीचर्स हमारे पास होने चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हमारे पास अच्छी होनी चाहिए। सो इनसफिशिएंट फैसिलिटीज़, लैक ऑफ एजुकेशनल मटीरियल्स एंड लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हिंडर द प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि ये चीज़ों की हमारे पास कमी है तो फिर यहाँ पे क्या है, फिर वो क्वालिटी एजुकेशन हमारी कहीं ना कहीं लैक कर जाती है। फिर थर्ड आ जाए क्यूरिकुलम एंड पैडागोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, कि हमारा जो क्यूरिकुलम है वो रिजिड तो नहीं है, ठीक है, कि बहुत टाइम हो गया है हम अपडेट नहीं कर रहे हैं उसको, कि सिलेबस हमारा बहुत पहले से चल रहा है तो वो आउटडेटेड नहीं रखना है हमें उसको, जो नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं उसको अप टू डेट हमें रखना चाहिए। सो आउटडेटेड क्यूरिकुलम, इनफेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड लैक ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, ठीक है, कि कहीं पे हम आउटडेटेड क्यूरिकुलम को पढ़ाते जा रहे हैं, या कोई जो टीचिंग के मेथड्स है वो इनफेक्टिव है, बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है,
या जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस है उनका यहाँ पर लैक हो रहा है, तो हम कैसे यहाँ पर एक अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दे पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि पाठ्यक्रम और शैक्षणिक चुनौतियाँ हैं, तो उनको वो कैसे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि हमारा अगर पुराना पाठ्यक्रम है या ऐसी अप्रभावी शिक्षण विधियाँ हम अपना रहे हैं जिनसे छात्रों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, या छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है वो हम नहीं रख रहे हैं, तो उनको एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। फिर आ जाता है हमारा पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, कि पेरेंट्स और कम्युनिटी कैसे इन्वॉल्व हो रही हैं बच्चे के साथ। इफ लैक ऑफ सपोर्ट एंड एंगेजमेंट फ्रॉम पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज कैन हिंडर द ओवरऑल क्वालिटी एजुकेशन। अगर हमारे पास एक प्रॉपर सपोर्ट ही नहीं होगा हमारी एजुकेशन के लिए, राइट, कि एक पेरेंट्स है, कम्युनिटी, वो एजुकेशन को इतना महत्व देते ही नहीं होंगे, तो वहाँ पे भी जो है अगर उनकी भागीदारी कम होगी तो हमारी एजुकेशन कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है, वो क्वालिटी एजुकेशन हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है, टू एनहांस द स्टेटस ऑफ टीचर्स एंड इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन। ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए हमें क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कुछ मेजर्स यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे एनहांसिंग टीचर रेम्यूनरेशन, राइट, कि जो शिक्षक हैं उनकी पारिश्रमिक को बढ़ाना। ठीक है, उनको जो पे स्केल है हम उसको इंक्रीज कर देंगे ताकि उनको एक मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई हाँ हमें इतना अच्छा पे ये कर रहे हैं इस काम के लिए, तो हम उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। सो इंक्रीजिंग द पे ऑफ टीचर इज़ क्रूशल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन स्किल्ड इंडिविजुअल्स इन द टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, क्योंकि देखो अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा और उसे टीचिंग से ज़्यादा किसी और प्रोफेशन में अच्छा पे मिल रहा होगा, अच्छी सैलरी मिल रही होगी, तो ऑब्वियसली वो प्रेफर करेंगे कि उनको अपनी एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए वो ज़्यादा पे वाली जॉब को अपनाएंगे, राइट। तो अगर हम टीचर्स को अच्छा पे यहाँ पर करने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास ज़्यादा अच्छे स्किल्स हैं तो वो भी हमारे अट्रैक्ट होंगे टीचिंग प्रोफेशन में। हायर सैलरीज कैन सर्व एज एन इंसेंटिव फॉर टैलेंटेड इंडिविजुअल्स टू परस्यू टीचिंग एज ए कैरियर, राइट। और उससे क्या होगा कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो उनको भी लगेगा कि भाई हाँ टीचिंग एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है, राइट। तो शिक्षकों का जो पारिश्रमिक बढ़ाना है, ठीक है, तो उसमें वो आकर्षित हो जाएंगे टीचिंग प्रोफेशन की साइड में। ठीक है, जो कुशल व्यक्ति हैं अगर हम उनका पे यहाँ पर बढ़ा देते हैं, उनकी सैलरी, उनका वेतन यहाँ पर अगर हम बढ़ा देते हैं तो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग एंसिलरी सर्विसेज, राइट, कि सहायक सेवाएं उन्हें कुछ प्रदान कर सकते हैं। लाइक इन ऑर्डर टू अचीव यूनिवर्सल एजुकेशन द स्टेट शुड अलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोवाइड असेंशियल ancillary service such as school health programs, midday meals, फ्री टेक्स्ट बुक्स, राइटिंग मटेरियल्स, स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है, कि मतलब किसी भी फैमिली के ऊपर या बच्चों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। ठीक है, वो जो उनको डेली यूजेस की या उनको एजुकेशन के लिए जो भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर उनको प्रोवाइड करा दें, तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। दीज सर्विसेज सपोर्ट द ओवरऑल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्रिएट अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, ओवरऑल वेलबींग तो इंक्रीज होगी और एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट हमारा एजुकेशन में बन जाता है। तो सहायक सेवाएं प्रदान करके भी हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है, कि उनको जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो दे दी, उनको मिड डे मील दे दिया। मिड डे मील इन द सेंस कि उनको एक टाइम का खाना, लंच वहाँ पर मिल रहा है बच्चों को। ठीक है, सभी उनकी सेहत का ध्यान रखा जा रहा है, उनकी लेखन सामग्री, स्कूल की यूनिफॉर्म है, वो सब यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। थर्ड हम कैसे कर सकते हैं, इम्प्लांटिंग वेल प्लान प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कि कुछ योजनाबद्ध तरीके से कुछ हम परियोजना यहाँ पर लागू कर सकते हैं। सो द स्कूल करिकुलम शुड बी इफेक्टिवली कवर्ड थ्रू वेल डिजाइंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कि उसमें ना करिकुलम में कुछ वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए भाई, कि इसकी ये योजना है और इससे हम क्या कर सकते हैं। सो दीज प्रोजेक्ट्स कैन प्रोवाइड प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस मेकिंग एजुकेशन मोर एंगेजिंग एंड रेलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि बच्चे जब उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो उनको वो ज़्यादा मेमोराइज रहेगा, उनका थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी, राइट, और वो स्टूडेंट का एक इंटरेस्ट अपनी ओर वो खींचने में कामयाब होंगे। ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड्स स्टूडेंट्स कैन डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्क स्किल्स। अगर वो कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली काम करेंगे तो क्या होगा, उनमें जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी, प्रॉब्लम सोल्व करनी आएंगी उनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में। ठीक है, टीम वर्क, अगर वो टीम के साथ काम कर रहे तो टीम वर्किंग स्किल्स उनमें डेवलप होंगी। तो अच्छी तरह से योजनाबद्ध परियोजनाओं को लागू करके भी हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल रिटेंशन अपने स्कूल्स में ला सकते हैं। ठीक है, कि स्कूल का जो पाठ्यक्रम है वो उसे हम अच्छी तरह से डिज़ाइन करें। ठीक है,
कि बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल अप्रोच से भी सीख सकें, उनका समस्या समाधान की, टीम वर्क की, या जो आलोचनात्मक सोच है, ये सारे स्किल्स उनमें डेवलप हो सके। ठीक है, अब इश्यूज देख लेते हैं। इश्यूज ऑफ क्वालिटी एंड इक्विटी लाइक फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक, particularly with respect to girl child, weaker section and disabled. So the education system that achieves the best results are the ones that effectively balance quality and equity. ठीक है, तो एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम तो हम वही बोलेंगे ना जहाँ पे इक्विटी है और क्वालिटी एजुकेशन वो प्रोवाइड करा रहा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी इन एजुकेशन, we meant that factors like gender, authenticity or family background should not hinder a personal ability to reach their educational potential. ठीक है, अगर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, तो इक्विटी का मतलब कि हम सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं रादर देन देयर जेंडर, अथेंटिसिटी और फैमिली बैकग्राउंड, उसका किसी का कोई प्रभाव हमारे एजुकेशन सिस्टम पर नहीं पड़ रहा है। इन अदर वर्ड्स, fairness is achieved when everyone has the opportunity to develop a basic minimum level of skills. ठीक है, कि सभी के पास जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, एवरीवन हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ स्किल्स। ठीक है, कि वो एक सेम अपॉर्चुनिटी उनके पास हो कि जो बेसिक स्किल्स होते हैं उनको वो डेवलप कर सके। व्हेन वी रेफर टू क्वालिटी इन एजुकेशन, और क्वालिटी क्या होती है, इट गोज बियॉन्ड जस्ट इंट्रिंसिक और लेवल ऑफ अचीवमेंट। क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक that encompasses the entire system. It represents the system's ability to provide a high level of education consistently. ठीक है, कि जो लेवल है एजुकेशन का, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सके, ठीक है, कि उसकी क्वालिटी है हम यहाँ पर इंक्रीज कर सके। ठीक है, ये हमने देखा कि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए हम गुणवत्ता और समानता को प्रभावी ढंग से यहाँ पर लागू करना चाहिए। तो समानता का मतलब क्या है कि लिंग, जातीयता या पारिवारिक पृष्ठभूमि, ऐसे किसी भी कारकों का कोई इफेक्ट पड़े ही ना, ठीक है, हमारे शैक्षिक क्षमता पर। ठीक है, इनमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और किसी को भी जो बुनियादी न्यूनतम स्तर का कौशल है उसको विकसित करने का एक अवसर इक्वली सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं गुणवत्ता की, तो गुणवत्ता की एक ऐसी विशेषता है कि जो संपूर्ण प्रणाली को समाहित करती है। यह लगातार उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली प्रणाली है कि हम एक उच्च स्तर की शिक्षा लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ की गुणवत्ता है उस शिक्षा में, ठीक है, कि क्वालिटी वाली हम एजुकेशन उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। Quality in education is not solely about efficiency, it also entails a value component. To truly enhance the quality of education, it is essential to simultaneously take steps toward promoting equality and social justice. ठीक है, तो शिक्षा का संबंध ऐसे नहीं है कि खाली हमने एफिशिएंसी ला ली, दक्षता लाई अपने काम में, तो वो एक क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें और सारी वैल्यूज़ भी शामिल हो सकती हैं। ठीक है, कि जैसे सामाजिक न्याय हम यहाँ पर दे रहे, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी है यहाँ पर सबके साथ। ठीक है, तो क्या है, शिक्षा में गुणवत्ता का संबंध केवल दक्षता से यहाँ पर नहीं है, इसमें एक मूल्य घटक भी शामिल है। वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समानता और जो सामाजिक न्याय है उनको बढ़ावा देने की दिशा में के साथ भी एक कदम उठाना आवश्यक है। व्हेन डिस्कसिंग क्वालिटी इन एजुकेशन, two principles are commonly identified. Firstly, prioritizing learners' cognitive development as the primary explicit goal. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, प्राथमिक स्पष्ट लक्ष्य के रूप में शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को प्राथमिकता देना। कि पहले हमें ध्यान देना है कि भाई बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसके माइंड की जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, उसकी सोचने समझने की शक्ति को हमें इंक्रीज करना होता है। ठीक है, पहले हमें इसको प्रायोरिटाइज करना है। और सेकेंडली हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइजिंग एजुकेशंस रोल इन फोस्टरिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप एज वेल एज फोस्टरिंग क्रिएटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा हमें देखना है कि जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देने के साथ साथ रचनात्मक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं है कि बस हमने एक टीचर लर्निंग प्रोग्राम किया, वहाँ पर क्लास बेस्ड लर्निंग हुई उनकी, नहीं, उसके साथ साथ हमें एक रचनात्मक और भावनात्मक उनकी शिक्षा को भी बढ़ावा देना है यहाँ पर। ठीक है, कि उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पर हो। आ जाता है हमारा जेंडर इनइक्वालिटी। सो अकॉर्डिंग टू द position paper of the National Focus Group on Gender Issues in Education NCERT 2006, there is an overall increase in the enrollment of girls. कि जो enrollment था गर्ल्स का वो तो increase हुआ था वहाँ पर, but the dropout rates for girls from marginalized and rural background, especially from upper primary levels onwards, remain alarmingly high. वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई हो रहे थे कि चलो एनरोलमेंट तो हो गया है लड़कियों का, लेकिन जब अपर प्राइमरी क्लासेस में हम जाते हैं तो उनका ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है,
So this discontinuation rates from rural girls are twice as high as those of boys. तो जो ये ड्रॉप आउट रेट्स थे वो ट्वाइस थे एज कम्पेयर टू बॉयज, राइट. So consequently the chances of an urban girl continuing her education are low, and for a rural girl to reach class 12th is deemed highly unlikely. अब तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो अर्बन गर्ल्स थी उनके लिए जो चांसेस थे वो ठीक थे, कि उनके लिए चांसेस जो है कम ही है एजुकेशन के लिए. लेकिन अगर रूरल एरियाज़ में जाए तो उनके हालात और भी यहाँ पर बदतर होते जा रहे थे, क्योंकि उनके लिए क्लास 12th तक पहुँचना भी एक बहुत हाईली अनलाइकली टास्क हम इसको बोल सकते हैं, राइट. तो जेंडर इनइक्वालिटी की जो है बहुत थी हमारी एजुकेशन में. तो जो लैंगिक असमानता यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि बहुत कम थी, कि 2006 में एक आंकड़ों से हमें पता चला था कि जो लड़कियों की क्या था नामांकन है उसमें बहुत समग्र रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन जो उनका ड्रॉप आउट रेट है, ठीक है, लड़कियों की जो स्कूल छोड़ने की दर है, स्पेशली जो उच्च प्राथमिक स्तर से आगे का है, तो वो भी एक चिंताजनक स्तर पर बना हुआ है, कि जो लड़कियां आ रही हैं वो ड्रॉप आउट भी उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है. तो ये लैंगिक असमानता यहाँ पर एक मेन फोकस का कारण बनती है हमारा. इन प्रैक्टिकल टर्म्स द क्रिटिकल फैक्टर इज नॉट जस्ट एक्सेस और एनरोलमेंट बट रिटेंशन, ठीक है. एक हम ये नहीं बोल सकते कि नामांकन करना ही हो गया कि हमने यूनिवर्सल रिटेंशन दी है, तो बच्चे वहाँ पर रहने भी तो चाहिए, ठीक है, कि उनकी एजुकेशन एक प्रॉपर हो सके. ऑल्दो द हाई cost of education contributes to the reluctance of poorer child to enroll or remain in school. Research indicates that school related factors also play a role. तो यहाँ पर क्या है कि जो शिक्षा की उच्च लागत है जो गरीब बच्चों की स्कूल में दाखिला लेने या बने रहने की अनिच्छा में योगदान देती हैं, क्योंकि अगर फीस आई है, कुछ पेरेंट्स होते भाई अनेबल होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी नहीं होती तो हम सोचते हैं कि हम एजुकेशन को एक बार साइड में रख देते हैं, राइट. तो वो उसमें शोध से पता चला है कि स्कूल से संबंधित बहुत सारे कारक होते हैं, कि फाइनेंशियल एड्स भी हमारे पास पूरी होनी चाहिए. बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन बोथ रूरल and urban settings drop out of school primarily due to the reason such as lack of interest in studies, inhospitable environment, inadequate teaching difficulties in comprehension and coping challenges. तो यहाँ पर देखा गया कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही तरीके में, दोनों परिवेशों में लड़के और लड़कियाँ मुख्य रूप से पढ़ाई में रुचि की कमी क्यों होगी, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, ठीक है, एक अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा है, और अपर्याप्त शिक्षण है, या तो वहाँ पर टीचर्स की कमी, या टीचर वहाँ पर शिक्षा अच्छे से नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उनका जो तरीका है वो अच्छा नहीं है, उनको समझने में कठिनाई हो रही है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और उनको अब बहुत सारी अगर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो वो क्या करते हैं, स्कूल को ही छोड़ देते हैं, ठीक है. तो ये ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट्स इनसे देखने को मिल रहे हैं. फिर आ जाते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. सो डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट सर्ज इन एनरोलमेंट इंडिकेटिंग अ रिबस्ट डिमांड फॉर एजुकेशन अमॉन्ग स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, gaining access to basic school remains a substantial challenge, ठीक है. तो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनमें क्या एक जो बेसिक एजुकेशन है वो भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज यहाँ पर बना हुआ है. वाइल पार्टिसिपेशन रेट्स इन स्कूल हैव राइजन, कि उनका पार्टिसिपेशन है जो स्कूल्स में वो इंक्रीज हो रहा है. अटेंडेंस रेट्स एट द एलिमेंट्री लेवल आर अनसेटिस्फैक्ट्री एंड इवन वर्स एट द सेकेंडरी स्टेज. तो क्या है, अगर एलिमेंट्री स्टेज पर देखें तो थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर सेकेंडरी स्टेज पर जाते तो बिल्कुल ही एक लो कंडीशन में उनकी अटेंडेंस रेट वहाँ पर मिलते हैं. तो जो उनकी ड्रॉप आउट्स है सेकेंडरी स्टेज पे वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उनको एकेडमिक फेलियर्स मिल रही हैं, उनको अचीवमेंट कम मिल रहे हैं. तो इससे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है कि जो SC/ST स्टूडेंट हैं, अगर उनको हम कंपेयर करें यहाँ पर नॉन SC/ST स्टूडेंट से, तो वो यहाँ पर बहुत पीछे, बहुत लैग कर रहे होते हैं SC/ST वाले स्टूडेंट्स. सो मैनी स्कूल्स नाउ अकोमोडेट अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स who rely heavily on schools for acquiring reading and writing skills, cultivating a penchant for reading and acquiring themselves with the language and culture of the school, particularly when the home language is डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है. तो इसके लिए क्या हो गया, बहुत सारे स्कूल्स ने अकोमोडेशन वाला जो है प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया है क्या, कि उनमें जो है एक रीडिंग की या उनको जो अगर उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है हमारी इंस्ट्रक्शन वाली लैंग्वेज को, तो उसको यहाँ पर सिखाया जा रहा है. दीज चिल्ड्रंस आर ऑफन ससेप्टेबल टू कंडीशंस प्रिवेलिंग एट होम विच मे लीड टू इशूज़ लाइक लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, इरेगुलर अटेंडेंस
एंड इनअटेंटिवनेस इन द क्लासरूम, ठीक है। तो अगर जो इनकी घर की या इनके कल्चर की कुछ प्रिवेलिंग एक्टिविटीज़ है तो उनके कारण ऐसा भी हो सकता है कि ये पंक्चुअलिटी नहीं दिखा पाते अपनी एजुकेशन में, इनकी अटेंडेंस रेगुलर नहीं होती है, अटेंटिव नहीं रह पाते हैं क्लासेस में, ठीक है। तो एक ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का है ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है एक क्वालिटी एजुकेशन देने पे। तो जो हाशिए पर रहने वाले समूह है तो उनमें क्या है कि नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद जो अनुसूचित जाति या जनजाति है उनके बीच शिक्षा की मजबूत मांग का एक ये संकेत देता है, क्योंकि बुनियादी स्कूली शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करना एक बहुत बड़ी वहाँ पर चुनौती बनी हुई है। जबकि स्कूलों में जो भागीदारी तो उनकी अच्छी हुई है, प्रारंभिक स्तर पर उनकी जो उपस्थिति है वो क्या है बहुत असंतोषजनक है, लेकिन और माध्यमिक पर पहुंच जाए तो वो बिल्कुल ही बदतर यहाँ पर हो जाती है। स्कूल छोड़ना, शैक्षणिक विफलताएं और कम शैक्षिक उपलब्धि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों और जो उनके गैर अनुसूचित और जनजाति के छात्र हैं उनकी तुलना में एक प्रतिकूल यहाँ पर प्रभाव डालती है कि वो क्या है बहुत पीछे रह जाते हैं गैर अनुसूचित जाति वाले बच्चों से। तो कई स्कूलों में क्या किया गया है कि अब पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को एक बड़ी संख्या को समायोजित करते हैं और पढ़ने लिखने के कौशल को हासिल करने, पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित करने और जो स्कूल की भाषा और संस्कृति है उससे खुद को परिचित करने के लिए स्कूलों पर जो है बहुत आत्मनिर्भर करते हैं कि स्कूल जो है उनकी इन ज़रूरतों का ध्यान रखे, खासकर जब उनके घर की भाषा अलग होती है निर्देशों की भाषा से, ठीक है। ये बच्चे अक्सर घर पर मौजूद परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होते हैं कि उनके घर पर जो चीज़ें चल रही हैं उनसे तो हर बच्चा ही संवेदनशील होता है। तो इससे क्या हो जाता है, कई बार इनके पास समय की पाबंदी होती है, इनकी अटेंडेंस है जो उपस्थिति है क्लास में वो अनियमित हो जाती है और असावधानी जैसी समस्या यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। So, the collective impact of enrolling a diverse group of children in schools contributes to low rates of school competition. Gender disparities are evident across all educational indicators, highlighting the under-education of girls की जो गर्ल्स की एजुकेशन है वो यहाँ पर बहुत कम हो रही है। जेंडर, क्लास अलोंग विद ट्राइब एंड कास्ट, ठीक है, जेंडर के बेस पे, क्लास के बेस पे, कोई ट्राइब है, कास्ट, इनके बेस पर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आर फंडामेंटल कैटेगरीज ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है, ये एक फंडामेंटल कैटेगरीज यहाँ पर बन जाती है हमारे एक्सक्लूजन की। सब्सटनल इंटरस्टेट या इंटर रीजनल या रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज़ होती हैं वो भी बहुत स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं, बहुत रीजन्स में। सो intercaste and inter-tribe variations are also pronounced, indicating that the more marginalized segments of skilled caste and skilled tribes face significant educational deprivation, क्योंकि उनको जो है एजुकेशन में वो बहुत पीछे यहाँ पर रह जाते हैं, right? Scheduled tribes, except for the predominantly northeastern regions, appear to lag behind scheduled caste in most states due to specific socio-historical factors, ठीक है। स्कूलों में बच्चों का एक विविध समूह को नामांकित करने का सामूहिक प्रभाव स्कूल पूरा होने की कम दर में योगदान देना है, ठीक है। सभी शैक्षिक संकेतों में लैंगिक असमानता स्पष्ट है जो लड़कियों की अल्प शिक्षा को उजागर करती हैं कि गर्ल्स को एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। लिंग, वर्ग, जनजाति और जाति के साथ बहिष्कार की मूलभूत श्रेणियाँ, ठीक है, इनके बेसिस पे हम बच्चों को डिस्क्रिमिनेट वहाँ पर कर रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त कई राज्यों और क्षेत्रों में पर्याप्त अंतर्राज्य, अंतर क्षेत्रीय और ग्रामीण शहरी असमानताएं भी मौजूद होती हैं, ठीक है, इनके बीच वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहाँ पर अंतर्जाति और अंतर जनजाति की विभिन्नताएं बहुत होती हैं, जो दर्शाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है कि जो हाशिए पर रहने वाले वर्ग हैं उनमें शैक्षिक अभाव का सामना वहाँ पर उनको करना पड़ता है। अनुसूचित जनजातियाँ मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर विशिष्ट सामाजिक ऐतिहासिक कारणों से अधिकांश राज्यों में जो है बहुत पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। So, the school curriculum and pedagogy should offer opportunities for the learning and free, creative and multidimensional development of every child, ठीक है। तो जो स्कूल की एक करिकुलम है, उनका पाठ्यक्रम है, उनकी शिक्षा शास्त्र है, तो उनको प्रत्येक बच्चे को सीखने और स्वतंत्र, रचनात्मक और बहुआयामी विकास का अवसर यहाँ पर प्रदान करना चाहिए। एंड द कल्चर एंड एक्सपीरियंसेस द स्किल्ड कास्ट एंड स्किल्ड ट्राइब चिल्ड्रन ब्रिंग टू स्कूल मस्ट बी इंटीग्रल and an egalitarian teaching learning process aligning with the goal of providing meaningful education for all children, right? तो जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है उनके बच्चे स्कूल में या जो सांस्कृतिक अनुभव लेकर आते हैं तो वह सभी बच्चों के लिए सार्थक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए।
समतावादी शिक्षा सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ठीक है, कि हमें ये नहीं है कि अगर वो कोई कल्चरल वैल्यूज़ या अनुभव लेके आते तो उनको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, उनसे हमें डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है। अब जो मीनिंग है इक्वालिटी का कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में क्या दिया गया है। सो इन इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड द सक्सेस ऑफ इट्स डेमोक्रेसी हिंजेस ऑन द एजुकेशन ऑफ इट्स सिटीजन्स, ठीक है। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो डेमोक्रेटिक कहाँ से होती है कि अगर यहाँ के सारे सिटीजन्स अच्छे एडुकेटेड होंगे, ठीक है। सो एजुकेशन शुड एस्पायर टू फोस्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, कि वो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को कंप्लीट डेवलप करती है जो एजुकेशन है। मॉडर्न एजुकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड अ वाइब्रेंट डायनेमिक सोसाइटी सराउंडिंग अस, कि हम अपने रियल लाइफ लर्निंग से, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी हमारी सराउंड कर रही है उससे हम कैसे और क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली लर्निंग शुड बी tailored to the choices and pace of the learners to make education relevant to life, ठीक है, कि एक जो लर्नर है उसके पेस पर और उसकी चॉइसेस पे हमें उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी जो है एजुकेशन उसकी लाइफ में ज़्यादा रेलिवेंट रोल यहाँ पर निभा सकती है। तो प्रोवाइडिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इज असेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स टू फुली डेवलप देयर पर्सनैलिटी, क्योंकि जो पर्सनैलिटी है उसको अगर हमें फुली डेवलप करना है यहाँ पर, तो एजुकेशन एक बहुत असेंशियल एलिमेंट यहाँ पर हो जाता है, राइट। तो जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है हमें पता है, और इसके लोकतंत्र की सफलता इसके नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर करती है कि भाई यहाँ के नागरिक कितने शिक्षित हैं। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है, कि उसका जो विकास पूरे तरीके से होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक जीवन के अनुभवों और हमारे आसपास के जीवंत गतिशील समाज से सीखना, ठीक है, कि हम खुद अपना प्रैक्टिकली करके सीख रहे हैं, हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है हम अनुभवों से सीख रहे हैं। परिणाम स्वरूप शिक्षा को जीवन के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए सीखने वाले की पसंद और वो किस गति से सीखना चाहता है उस पर निर्भर करती है। व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए शैक्षिक अवसर यहाँ पर प्रदान करने आवश्यक है, राइट। So the Constitution of India underscores the need of offering educational opportunities for all citizens of the country, recognizing education as a crucial means for development. It becomes a pathway through which individuals can strive to attain higher status positions and remuneration. Therefore, it is imperative that every individual has equal opportunities for receiving education. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो हमारे देश का संविधान है उसमें सभी नागरिकों को शैक्षिक अवसर जो प्रदान करने की आवश्यकता है उन पर एम्फेसाइज किया गया, उन पर जोर दिया गया है, क्योंकि जो शिक्षा को विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन की हमने मान्यता दी है कि एक अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो यहाँ पर शिक्षा का जो है बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति उच्च स्थितिप्रद या पारिश्रमिक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो प्रॉपरली एजुकेटेड है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो, ठीक है, कि सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो एजुकेशन के लिए। Equality of opportunities typically refers to providing every individual an equal chance for the development of their capabilities, ठीक है। अवसर की समानता से यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमताओं के विकास के लिए समान अवसर हम यहाँ पर प्राप्त कर सके, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। Okay, the concept can be understood in two ways: horizontal equality and vertical equality. Horizontal equality involves treating all constituents in an equal manner, ensuring a level playing field, ठीक है। तो जो क्षैतिज समानता है उसमें हम सभी घटकों को एक समान व्यवहार करना या समान अवसर सुनिश्चित करना शामिल है। ऑन द अदर हैंड अगर हम वर्टिकल इक्वालिटी की यहाँ पर बात करते हैं, इट नेसेसिटेट्स स्पेशल कंसिडरेशंस टू एड्रेस डिस्पैरिटीज एंड ब्रिंग आउट द मोर लेवल्ड अपॉर्चुनिटीज लैंडस्केप। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो ऊर्ध्वाधर समानता है उसके लिए असमानता को दूर करने और अधिक स्तरीय अवसर परिदृश्य लाने का एक विशेष विचार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का हमने देखा कि दो टाइप से हम उनको समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली हम सभी को साथ लेकर सभी का समान व्यवहार करके कैसे सीख सकते हैं, और वर्टिकली हम कैसे देख सकते हैं कि हम उनको असमानता को दूर करने का यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनको यहाँ पर हम हटा सकते हैं। फिर आ जाता है कि अगर हमें शिक्षा में जो इक्वालिटी लानी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहला आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है, एक समतावादी समाज की यहाँ पर स्थापना हमें करनी होगी। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी
is essential for creating a society where everyone has a fair chance fostering an egalitarian ethos. ठीक है, तो हमें एक ऐसे समाज की रचना करनी पड़ेगी, हमें ऐसे समाज के निर्माण के लिए अवसर की समानता देनी पड़ेगी कि भाई सबके पास समान अवसर हो, के लिए प्रयास करना आवश्यक है, जहाँ सभी को उचित अवसर मिले, समतावादी लोकाचार को यहाँ पर बढ़ावा मिलना चाहिए। दूसरा आ जाता है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, राइट, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी सफलता। इन अ डेमोक्रेटिक The success of democratic institutions relies heavily on providing education to all citizens. Equality of educational opportunities is instrumental in ensuring the vitality of democratic principles, right? तो जो हमारा लोकतंत्र है उसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की सफलता काफ़ी हद तक सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने पर भी निर्भर करती है कि सभी नागरिक यहाँ के शिक्षित हो। शैक्षिक अवसरों की समानता लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जीवन शक्ति को सुनिश्चित करने में सहायक है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि हमें यही नहीं पता, अगर हमें एजुकेशन नहीं है तो प्रॉपर कि लोकतांत्रिक समाज बेसिकली होता क्या है, ठीक है, तो अगर हम इन पर भी ध्यान दें तो भी यहाँ पर एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अगर हमें अच्छे लेवल पर उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो यहाँ पर सबको एक प्रॉपर एजुकेशन दी जानी चाहिए, उनके शिक्षा में समानता पर हमें जोर देना चाहिए, जो ताकि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है वहाँ यहाँ पर वो अच्छे से काम कर सके। रैपिड एडवांसमेंट ऑफ अ नेशन, राइट, कि अगर हमें अपने राष्ट्र की गति करनी है अच्छे तरीके से, तीव्र गति करनी है बेसिकली, सो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कंट्रीब्यूट टू द स्विफ्ट प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, ठीक है, तो अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो यहाँ की एक तीव्र गति में ये भागीदारी बन सकती है। When people have access to education, they can develop their natural talents, thereby enriching society as a whole. तो अगर उनको एजुकेशन मिलेगी तो क्या है, जो उनके नेचुरल टैलेंट्स हैं वो उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट, उसके बारे में शिक्षा लेकर वो उनको डेवलप कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और उससे क्या होगा, एज अ सोसाइटी वो जो है डेवलपमेंट हमारी होती है। तो किसी राष्ट्र की तीव्र गति के लिए भी जो क्वालिटी और इक्वालिटी है एजुकेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर्चिंग फॉर टैलेंट, ठीक है, हमें इंश्योर करना है दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एक्सटेंड्स द सर्च फॉर टैलेंट्स अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, टैपिंग इनटू डाइवर्स पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज़ की सभी के अंदर कुछ अपने पोटेंशियल्स होते हैं, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम इस पॉपुलेशन में जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं कैपेबिलिटीज़ के अनुसार उनको कैटेगराइज कर सकें, ठीक है, जो अलग अलग टैलेंट्स हैं उनको हम बाहर निकाल सकें यहाँ पर, ठीक है, प्रतिभा की खोज ताकि हम यहाँ पर कर सके जिसमें विविध संभावना और क्षमताओं का दोहन होता है। लिंक बिटवीन मैन पावर नीड्स एंड स्किल्ड पर्सनल, ठीक है, कि जो जनशक्ति आवश्यकताएं हैं और कुशल कार्मिक हैं उनके बीच एक संबंध यहाँ पर हम स्थापित कर सकें। द इक्वालिटी ऑफ educational opportunities establishes a vital link between the manpower needs of a society and the availability of skilled personnel, promoting a harmonious alignment between education and societal needs. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो शैक्षिक अवसर की अगर समानता समाज में है तो जो जनशक्ति की आवश्यकताएं हैं और कुशल कर्मियों की उपलब्धता है उनके बीच एक इक्वालिटी वाली भावना यहाँ पर स्थापित करती है, जिससे शिक्षा और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच, ठीक है, सामंजस्यपूर्ण एक कनेक्ट रहता है, वहाँ पर कनेक्शन रहता है, ठीक है, कि क्या हमें सामाजिक आवश्यकता है और ये शिक्षा से हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर अब इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं कि हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं एक इक्वालिटी अपने समाज में, तो डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक स्टेटस, यहाँ पे अगर इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत अंतर है, तो इसमें क्या आता है कि जो रिसोर्सेज है और अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे असमानताएं आ जाती हैं इकोनॉमिकली, कि जो वीक हैं उनको सारे रिसोर्सेज नहीं मिल पाती हैं, तो यहाँ पे हमारे डिस्पैरिटीज़ हो जाती है ड्यू टू आवर फाइनेंशियल स्टेटस। फिर आ जाता है जेंडर डिस्पैरिटीज़, ठीक है, कि जेंडर के बेस पे बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ आती हैं, ठीक है, लैंगिक असमानताएं बेसिकली। इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, लड़कियों के लिए जो शैक्षिक अवसर है वो बहुत कम होते हैं, पर्टिकुलरली गर्ल्स, लीडिंग टू एन इम्बैलेंस इन एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन, उनको पार्टिसिपेशन का जो है मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है। सो जेंडर इक्वालिटी परसिस्ट अफेक्टिंग द एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू इंडिविजुअल, ठीक है, तो जेंडर के बेस पर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है जिससे लड़कियों को यहाँ पर कम अपॉर्चुनिटीज़, कम शिक्षा मिल पाती है। रीजनल इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, क्षेत्र के आधार पे
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है एजुकेशनल रिसोर्सेज का, एंड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस रीजन्स रिजल्ट इन रीजनल इम्बैलेंसेस, ठीक है, कि कोई अच्छा डेवलप्ड रीजन है तो वहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हैं, सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन भाई अगर कोई पिछड़ा गांव है, ऐसा रूरल एरिया है, तो वहाँ पे उनको अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं है एजुकेशन के और उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है. सो दिस इम्पैक्टिंग द एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स इन डिफरेंट एरिया. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डिफरेंट एरियाज़ में ही क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और किसी को यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस यहाँ पर हो जाते हैं, लाइक वेरिड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस एंड हेल्थ डिस्पैरिटीज कैन इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल टू एक्सेस एंड बेनिफिट फ्रॉम एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़. तो जो शारीरिक अंतर है उनमें भी जो शारीरिक स्थितियाँ हैं, तो उससे क्या होता है, जो स्वास्थ्य संबंधित असमानताएं आ जाती हैं कुछ ऐसी, तो उनसे क्या होता है कि जो शैक्षणिक अवसर हैं उनके लाभ उठाने की क्षमता भी हमारी प्रभावित हो सकती है. ठीक है, अगर कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है स्कूल में जाने की, ठीक है, या कोई और कारण से भी, तो जो है उसकी शैक्षणिक क्षमता पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है. डिफरेंसेस इन होम, कि जो घर की स्थितियाँ हैं उनमें अंतर आ जाता है, वहाँ पर एक कंडक्टिंग एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है. सो वेरिएंसेस इन होम एनवायरनमेंट्स इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रीब्यूट इन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, कि किसी को घर पर जाके एक प्रॉपर मिल रहा है कि बेटा पढ़ लो आप बैठ के, और किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है कि भाई काम कर लो, क्या करोगे पढ़ के. ठीक है, तो वो एक अगर माहौल का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं हमारे एजुकेशन में. अनुकूल सीखने का माहौल और समर्थन संरचनाओं की उपलब्धता सहित घरेलू वातावरण में भिन्नता या शैक्षणिक अवसर में असमानता में यहाँ पर ये योगदान करती है. डिस्पैरिटी बिटवीन बैकवर्ड एंड एडवांस क्लासेस, अगर इनमें कोई गैप आ रहा है, द एग्जिस्टिंग गैप बिटवीन सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स एंड मोर एडवांस क्लासेस क्रिएट्स इनइक्वालिटी इन एजुकेशन एक्सेस एंड आउटकम्स. ठीक है, तो जो पिछड़े वर्ग हैं और उन्नत वर्ग, उनके बीच में जो असमानताएं हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह हैं, ठीक है, उनके जो बीच में अंतर है, तो उससे भी जो शैक्षिक पहुंच है हमारी वो कम हो जाती है और असमानता यहाँ पर पैदा हो जाती है. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, कि एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. ऐसा नहीं है, जैसे आपने अब देखा होगा कि जॉब के लिए अब हम प्रिपेयर करते हैं बच्चे, तो होती हैं, मान लो 1,000 जॉब है, तो उसमें कितने लैक्स बच्चे वो एग्ज़ाम को देते हैं. ठीक है, तो जो एडुकेट अवेलेबिलिटी है ना उसकी रिसोर्सेज की, कि जॉब तो सबको चाहिए, एम्प्लॉयमेंट तो सबको चाहिए, लेकिन वो अवेलेबिलिटी नहीं है. ठीक है, तो एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है वो अपॉर्चुनिटीज़ की. ठीक है, तो वो भी यहाँ पे एक मेन फैक्टर बन जाती है, पर्टिकुलरली इन रिमोट एंड अनप्रिविलेज्ड एरियाज हिंडर द परस्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर मैनी इंडिविजुअल्स. और अगर हम ऐसे एजुकेशन अपनी प्राप्त करने की देखें, तो क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कम होती हैं. ठीक है, जो अनप्रिविलेज्ड एरिया, ठीक है, दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इतनी मात्रा में नहीं होते हैं, तो पर्याप्त अवसरों की यहाँ पर अनुपलब्धता रहती है. फिर आ जाता है डिफरेंस इन मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज़. ठीक है, कि किसी का मेंटल एबिलिटी है, किसी की फिजिकल एबिलिटी में कोई डिफरेंस है, तो वेरिएंसेस इन मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज़ अमंग इंडिविजुअल्स में इम्पैक्ट देयर एक्सेस टू सक्सेस इन एजुकेशन सेटिंग्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इनइक्वालिटी. ठीक है, तो क्या होता है, अगर उनमें फिजिकल या मेंटल एबिलिटी है, तो क्या उनमें इनइक्वालिटी आएगी. अगर एक बच्चा मेंटली बिल्कुल ठीक है और एक कहीं लैग कर रहा है, ठीक है, तो उनमें इनइक्वालिटी वाली यहाँ पर फीलिंग आ जाएगी. ठीक है, तो मानसिक और शारीरिक क्षमता के अकॉर्डिंग भी उनमें क्या है, असमानता यहाँ पर होती है. सो सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया. तो हमें इन जो हमने सारे देखा क्राइटेरिया कि कैसे कैसे इनइक्वालिटी हो रही है, तो हमने कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं कि हम कैसे इक्वलाइज एजुकेशन दे सकते हैं सबको. दीज एफर्ट्स हैव बीन प्रोमिनेंट गोल्स इन सक्सेसिव 5 ईयर प्लान. तो हमने जैसे 5 ईयर प्लान लेके आते हैं ना, कि ये हमारा 5 ईयर प्लान है कि 5 ईयर्स में हमें इस चीज़ को अचीव करना है, राइट. जैसे हमने बोला कि हमें एनरोलमेंट है हमारा 2020 से 2025 तक जो है हमें 100% एनरोलमेंट अचीव करना है अपने स्कूल्स में, राइट. सो द फोकस हैव बीन ऑन एक्सपेंडिंग एजुकेशन फैसिलिटीज़ एट द एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स. तो हमने सभी 3 लेवल्स पे ही इसको एक्सपेंड करने का सोचा है, कि जो एलिमेंट्री लेवल है वहाँ पर भी हम फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करें, ठीक है, फ्रॉम द वेरी बेसिक, फिर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल, कि हमें इनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें.
To achieve the objective of equal education opportunities in India, efforts have been directed towards recognizing and reforming the education system in various ways. ठीक है, तो इसी के लिए हमने कुछ 5 ईयर्स के डिफरेंट प्लान्स बनाए हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे अचीव कर सकते हैं. ठीक है, उसके लिए हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बना दिए कि हैं. एक तो हमने क्या किया, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ना उसको कंपलसरी बना दिया है हमने, राइट. सो द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, जस्टिस एंड इक्वालिटी आर कल्टिवेटेड थ्रू इक्वलाइजिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि ये जो सारे प्रिंसिपल है तभी आएंगे जब हमारी एजुकेशन में इक्वालिटी होगी एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी. और एक तभी हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, फिर हमने कुछ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एडमिशन पॉलिसीज लगाई कि ठीक है एडमिशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. रिस्ट्रिक्शन फ्री एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैज़ बीन एनफोर्स्ड इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. कि हम एडमिशन अगर ले रहे हैं स्कूल्स में तो हम किसी टाइप का यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. ठीक है, थर्ड हमने क्या किया, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अच्छे से हम एक एरिया में वाइडली स्प्रेड करेंगे. ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाके हमें कोई एक इंस्टीट्यूशन मिल रहा है फिर बहुत दूर जाके हो रहा है. उससे क्या हो रहा है कि उसके पास वाले बच्चे तो आराम से चले जाएंगे लेकिन उससे दूर वाले बच्चों को जो है डिफिकल्टीज होगी. सो टू फैसिलिटेट एजुकेशन फॉर ऑल, अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द कंट्री. तो हमने क्या किया, ज़्यादा अमाउंट में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, वो हमने इस्टेब्लिश करे, राइट. फिर प्री स्कूल एजुकेशन में क्या हमने प्रायोरिटाइज किया था, प्री स्कूल एजुकेशन एम्स टू एड्रेस वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन. सेंटर्स लाइक बलवाड़ी एंड आंगनवाड़ी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड विद प्लान्स फॉर फर्दर एक्सपेंशन. ठीक है, तो एक प्री स्कूल एजुकेशन जो एक बेस बनाते हैं तो हमने उसको एम किया कि जैसे हमने आंगनवाड़ी बना दी है, आपने देखा होगा बलवाड़ी भी कई जगह पर उनको बोलते हैं कि वो प्ले स्कूल काफ़ी काइंड ऑफ होते हैं. ठीक है, जहाँ पर बच्चे खेल के आते हैं उनको मील काइंड ऑफ वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है. तो बेसिक एजुकेशन वहाँ पर दी जाती है लाइक होम स्कूलिंग. ठीक है, तो ये हमने प्री स्कूल एजुकेशन के लिए कुछ क्या बोलते हैं इनको, कुछ कार्य किए हैं कि जिनसे जो है एनरोलमेंट रेट है बच्चों का और जो इंटरेस्ट है उनका एजुकेशन में वो डेवलप हो सके. ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो भारतीय संविधान में हमने क्या किया, एक तो अनिवार्य कर दिया शिक्षा को. ठीक है, शिक्षा को हमने अनिवार्य कर दिया है यहाँ पर. फिर क्या किया, जो गैर भेदभावपूर्ण प्रवेश नीतियाँ लगाई कि जब अगर प्रवेश चाहिए किसी छात्र को स्कूल में तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा. संस्थानों का व्यापक वितरण किया. ठीक है, कि ये ऐसा ना हो कि एक जगह पे इंस्टीट्यूशन तो बहुत है और दूसरी जगह यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है. तो क्या होगा, इसके पास वाले बच्चे तो यहाँ पर आ जाएंगे लेकिन जो ये दूर वाले बच्चे हैं वो कहाँ पर जाएंगे पढ़ने के लिए, राइट. फिर है कि प्री स्कूल शिक्षा है. ठीक है, तो प्री स्कूल को यहाँ पर प्राथमिकता दी है कि उसमें ऐसे कोई ऐसे इग्नोरेंस वाली फीलिंग ना हो बच्चों को. और आंगनवाड़ी वगैरह जैसे केंद्र स्थापित किए कि उनको एक होम स्कूलिंग थोड़ा एनवायरनमेंट स्कूल का दिया जाए उनको पहले से ही, ताकि उनका इंटरेस्ट जो है डेवलप हो सके एजुकेशन में. ठीक है, तो इनका क्या उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षा में बर्बादी और ठहराव, की जो प्राथमिक शिक्षा में बर्बादी होती थी ना कि उनको अच्छे से नहीं मिल पाती थी, ठहराव नहीं था एक, वो यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है. स्कॉलरशिप और कुछ फैसिलिटीज़ दी गई हैं. ठीक है, कि किसी को स्कॉलरशिप की नीड है, कोई फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रहा है अपनी एजुकेशन को, या किसी को कोई फैसिलिटीज़ चाहिए हैं तो वो हमने यहाँ पर दी है एक इक्वलाइज्ड एजुकेशन करने के लिए. सो स्कॉलरशिप्स and free ships are provided to backward and disadvantaged groups promoting equal opportunities. ठीक है, जो बैकवर्ड या डिसएडवांटेज ग्रुप्स है ना उनको हमने यहाँ पर स्कॉलरशिप दी है. ठीक है, ताकि उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, यहाँ पर कहीं पर वो पीछे ना रह जाए. ठीक है, फिर आ जाता है स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. ठीक है, कुछ हमने स्पेशल प्रोविजंस बनाए जिसमें हमने क्या किया, सीट्स रिजर्व कर दी हैं SC और ST के लिए. ठीक है, एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़, ताकि उनको एक एजुकेशनल इक्वालिटी मिल सके कि ये इतनी सीट्स भाई इन कम्युनिटीज़ के लिए हैं. ठीक है, रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए हैं हमने. ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स, क्योंकि एक तो गर्ल्स को एजुकेशन को वैसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे लोग, और दूसरा क्या होता था अगर दूर होते थे तो उनको एक बहाना काइंड ऑफ मिल जाता कि इतनी दूर है. ठीक है, स्कूल हम कैसे भेजेंगे, तो एक रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए हैं कि जहाँ पर आप रहते हो उसी एरिया के आसपास उसी रेजिडेंस में, ताकि अब ये एक बहाना तो कम हो. उससे क्या होगा, थोड़ा तो अगर जो पेरेंट्स सोच रहे थे कि हम अपने बच्चे को शिक्षा दिलाएंगे तो वो उनको एनरोलमेंट कराएंगे, वो उनको शिक्षा दिलाने में सक्षम हो सकते हैं. स्पेशल एजुकेशन फॉर द हैंडीकैप. ठीक है, अगर कोई हैंडीकैप्ड है किसी भी तरीके से तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशन हमने दी गई कि ऐसा तो नहीं है कि अब हम
स्पेशल चिल्ड्रंस को और जो नॉर्मल चिल्ड्रंस है उनमें कोई भेदभाव करे, क्योंकि एजुकेशन का राइट तो उनके पास भी है. सो स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एडुकेट एंड ट्रेन द ब्लाइंड, डीफ, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एंड एडुकेबल सब नॉर्मल चिल्ड्रन. क्योंकि जो एडुकेबल है ना सब नॉर्मल चिल्ड्रन, उनको सभी को हमने एजुकेशन देने का यहाँ पर सोचा. सो गवर्नमेंट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो हम दोनों तरीके से देते हैं. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी देती हैं और प्राइवेटली कुछ जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी उनको यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं. छात्रवृत्ति की सुविधाएं जैसे हमने देखा कि दी गई हैं कि ताकि उनको समान अवसर मिल सके. फिर हाशिए पर रहने वाले जो समुदाय है उनके लिए कुछ विशेष उपचार किए गए हैं कि उनके लिए जो सीटों का आरक्षण हमने किया है. आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं कि जहाँ पर रहते हैं लोग उन्हीं के आसपास विद्यालय स्थापित किए गए हैं ताकि जो लड़कियां हैं, बेसिकली गर्ल्स हैं, कन्या हैं, उनकी एजुकेशन हमें दे सकें. विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा दी गई है. ऐसा नहीं है कि भाई कोई विकलांग है तो वो एजुकेशन से वंचित रह जाएगा शिक्षा से, यहाँ पर उसको एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है. सो दीज मेजर्स कलेक्टिवली एम टू प्रोवाइड इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन. ठीक है, कि एक समानता और समता प्रदान करते हैं हमारी शिक्षा में. ensuring that no individual is deprived of the right to education, की सभी का जो right to education है वो बना रहे, उससे वो वंचित ना रहे कोई भी, ऐसे हमने ये बनाया है. The provisions of Indian Constitution underscores the commitment to eliminating discrimination based on religion, caste, class, gender, etc. तो क्या है जो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन अब तक होती आ रही थी ना, रिलीजन, कास्ट, क्लास, जेंडर एटसेट्रा के बेसिस पे, उसको ख़त्म करने का हमने ट्राई किया है. रिफ्लेक्टिंग अ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स डेडिकेशन टू एस्टेब्लिश इक्वालिटी फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, ताकि हम सब पर्सपेक्टिव से इक्वालिटी वाली फीलिंग जो है जनरेट कर सके. आप होल्डिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, ताकि जो एक लोकतांत्रिक देश हम जो बोलते हैं अपने इंडिया को, वो एक वास्तविक तरीके से एक लोकतांत्रिक देश हो जाए जहाँ पर कोई भी इनइक्वालिटी ना रहे. ठीक है, हम देख लेते हैं इनइक्वालिटी इन स्कूलिंग, पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स, रूरल अर्बन स्कूल्स, सिंगल टीचर स्कूल्स देखेंगे हम वो कैसे होते हैं. एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज इन सच एज रेगुलर एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कितने टाइप्स का यहाँ पर होता है. सो इन इंडिया स्कूल्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, गवर्नमेंट ऑन्ड एंड एडेड स्कूल एंड प्राइवेटली ओन्ड. ठीक है, तो हमने देखा है कि या तो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं तो गवर्नमेंट एडेड होते हैं, और नहीं तो हमारे क्या होते हैं प्राइवेट स्कूल्स होते हैं. दो टाइप के हमने स्कूल्स देखे हैं अपने इंडिया में. सो गवर्नमेंट स्कूल्स प्लीज अ commendable role in providing education to a larger segment of the population, often offering education either for free or at fees that are affordable to for most. ठीक है, तो वो क्या करते हैं गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ पर या तो बिल्कुल फ्री ही एजुकेशन देते हैं या बिल्कुल अफोर्डेबल अमाउंट्स में एजुकेशन देते हैं. तो इससे क्या होता है, ज़्यादातर जो लोग हैं गवर्नमेंट स्कूल में प्रेफर करते हैं अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है. ठीक है, सो दीज स्कूल्स आर पर्टिकुलरली बेनिफिशियल इन अर्बन एरियाज वेयर accessing more expensive private and government aided schools can be challenging. ठीक है, तो अगर रूरल अर्बन एरियाज जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर जो ये गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे माने गए क्योंकि वहाँ पर जो एजुकेशन है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है हमारी प्राइवेट स्कूल्स में. राइट, सो इन रूरल एरियाज गवर्नमेंट स्कूल्स मे बी द प्राइमरी मीन्स थ्रू विच चिल्ड्रन कैन रिसीव एन एजुकेशन. ठीक है, और रूरल एरियाज में भी एक प्राइमरी जो हमारे पास प्राइमरी मीन होता है कि हम जहाँ से एजुकेशन गेन कर सकते हैं वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं. पेविंग फॉर द वे फॉर दैम टू एस्पायर टू बेटर फ्यूचर. ठीक है, कि इनका बेटर फ्यूचर हो सके, तो जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वही एक बेस होते हैं रूरल एरियाज में भी कि यहाँ पर जाके हमें एजुकेशन लेनी है. डिस्पाइट देयर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन सम चैलेंजेस एंड इश्यूज परसिस्ट व्हेन द गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम. ठीक है, तो देखो अब हमने देखा कि गवर्नमेंट स्कूल्स कितने अच्छे भाई, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं या बहुत कम फीस आपसे ले रहे हैं. ठीक है, और हमने देखा कि रूरल एरियाज में भी जो है एक प्राइमरी मीन है वो गवर्नमेंट स्कूल ही होता है बच्चों के एजुकेशन का. और अर्बन एरियाज़ में देखें तो अगर फाइनेंशियली जो वीक बच्चे हैं, ठीक है, जो एक अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट स्कूल्स में, तो उनका भी जो है गवर्नमेंट स्कूल से ही उनको एजुकेशन मिलती है. लेकिन इसके बावजूद कुछ हमारे हैं जो एजुकेशन में चैलेंजेस बने हुए हैं. ठीक है, तो हमने देखा कि जो भारतीय स्कूल में मोटे तरीके से दो टाइप के होते हैं, एक सरकारी स्वामित्व वाले या सरकारी सहायता से प्राप्त होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे निजी स्वामित्व वाले. ठीक है, तो सरकारी स्कूल आबादी के एक बड़े हिस्से को शिक्षा प्रदान करने में सराहनीय भूमिका निभाता है. ठीक है, अक्सर ये या तो मुफ्त में होती है या ऐसी फीस होती है जो सभी दे सकते हैं, लेकिन बहुत लो फीस रखी जाती है इसकी, जो अधिकांश सस्ती होती है. ये शहरी स्कूलों में विशेष रूप से फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ पर जो निजी महंगे हैं और जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं जिनमें फ़ीस ज़्यादा है, अगर वहाँ बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वो अपना गवर्नमेंट स्कूल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकती हैं. एंड
एंड ग्रामीण क्षेत्र सरकारी स्कूल प्राथमिक साधन हो सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, जिसके माध्यम से बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उनके बेहतरीन भविष्य की आकांक्षा का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उसके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद जो सरकारी स्कूल की प्रणाली है उसके भीतर कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ मुद्दे हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं पहले। पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स कैसे होते हैं। सो गवर्नमेंट स्कूल्स आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। हम गवर्नमेंट स्कूल्स को ना ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई वो एक स्टैंडर्ड वाली एजुकेशन वहाँ पर नहीं दे रहे होते हैं, वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है जो प्राइवेट स्कूल्स में मिलती हैं, offered by aided and private schools. So the equality of education in government schools is perceived to be lower, ठीक है, कि जो क्वालिटी है ना, हम बोलते हैं कि जो क्वालिटी मिल रही है गवर्नमेंट स्कूल्स में वो बहुत लो लेवल की हमें मिल रही है। एंड दीज इंस्टीट्यूशंस में स्ट्रगल टू रिटेन स्टूडेंट्स, और इससे क्या होगा, अगर वहाँ पर जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही तो बच्चों का रिटेनमेंट नहीं हो पाता है, बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। अगर एनरोलमेंट भी हुआ है तो वो जल्दी ही वहाँ से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर नहीं मिलती है। सो विच मैनी ड्रॉपिंग आउट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, तो इसीलिए मैंने बोला जैसे ड्रॉप आउट हो जाता है, बच्चे निकल जाते हैं स्कूल से। दिस ड्रॉप आउट ट्रेंड कुड बी एट्रीब्यूटेड इन पार्ट टू द लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर एजुकेटेड यूथ पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो स्कूल में आए और वो ड्रॉप आउट हो गए तो उनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाई, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएंगी। जो यूथ है उसको पर्टिकुलर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी, ठीक है, जॉब उसको जो मिलनी चाहिए थी वो लिमिटेड हो जाएंगी, उनको नहीं मिल पाएंगी। On the other hand, government-aided schools provide comparable facilities and are well equipped to include children from economically disadvantaged backgrounds and in their regions, ठीक है। और इसके दूसरे तरीके में हम देखें तो वो क्या है कि भाई फीस भी बहुत कम लेते हैं, ठीक है। तो उससे एक अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं भी मिल पाती लेकिन हम वहाँ से एजुकेशन ले पाते, बेशक वो थोड़ी लो क्वालिटी की हो क्योंकि वहाँ पर फीस बहुत कम होती है। हाउएवर दिस लेवल ऑफ इंक्लूसिविटी इज़ नॉट कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। हम ऐसा सभी स्कूल्स के लिए नहीं बोल सकते लेकिन कि वहाँ पर भी फीस नहीं ली जाती है और एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती है। वहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल भी सकती है अकॉर्डिंग टू दैट एरिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट स्टाफ, कि वहाँ का स्टाफ कैसा है। So the disparities in educational qualities and infrastructure between government-aided and private schools contribute to the challenges faced by the education system in India, ठीक है। तो जो वहाँ की एजुकेशनल क्वालिटी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स का है और एक प्राइवेट स्कूल्स का है, तो इनमें चैलेंजेस आते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की आपकी बिल्डिंग्स देखी होंगी बहुत शानदार होती है, वहीं गवर्नमेंट स्कूल जो है एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट करता है, ठीक है। हमने देखा कि सरकारी निजी स्कूल क्या है, तो सरकारी स्कूलों की अक्सर सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा और सुविधाओं के मानकों को पूरा नहीं करने की आलोचना की जाती है। कि भाई जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ऐसे बिल्डिंग्स ही होती है, ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं हार्डली वो सेकेंड फ्लोर तक जाते हैं। तो मतलब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हमारा प्राइवेट स्कूल्स का होता है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा बोला जाता है कि जो स्टैंडर्ड यहाँ पर होता है एक एजुकेशन का, जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर वो भी इनका हाई होता है निजी स्कूल्स का, और तो गवर्नमेंट स्कूल इसको कंपेरेबली अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरी ओर ये तुलना करते हैं कि भाई यहाँ पर फिर फीस भी तो फ्री होता है या तो, ठीक है, या फीस बहुत कम होती है और इसकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ें देखी यहाँ पर। सो द फैसिलिटीज़ इन गवर्नमेंट स्कूल्स are often comparable to those in private or government aided schools, but despite this, they may not be as effective in preparing students for higher level of responsibilities, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और ठीक है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है भाई, कि वो कंपेरेबल हैं एक दूसरे के, बट स्टिल क्या होता है कि वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं कि जो एक हाई लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको उनके लिए जो बच्चों को वो प्रिपेयर कर सके हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स। सो दिस discrepancy is significant given that government schools enroll the maximum number of students, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ एनरोलमेंट होता है, एज अ रिजल्ट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इंडियाज यूथ मे नॉट बी एडुकेटली प्रिपेयर्ड फॉर हाई लेवल जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो क्या है, जब मैक्सिमम नंबर हमारा कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या हो रहा है, एक इफेक्टिव एजुकेशन हमें नहीं मिल पाती है कि हमारी हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पूरा कर सकें। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा यूथ होता है वो हाई लेवल जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए काबिल नहीं होता, उसमें स्किल्स नहीं होते हैं। दिस इनइक्वालिटी इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पोजेसेस मल्टीपल चैलेंजेस इन आवर कंट्री, राइट। तो अगर ये जो इनइक्वालिटी बच्चों को मिली है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, तो इससे क्या है, मानव संसाधन की
जो असमानताएं हमें देखने को मिली, तो इससे हमें बहुत सारी हमें चुनौतियाँ यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। फर्स्टली इट हैम्पर्स द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज पोटेंशियल वर्कफोर्स। तो पहले तो कंट्री का ओवरऑल जो वर्कफोर्स है उसको इम्पैक्ट करेगा। तो डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन को लीड टू अ वर्कफोर्स दैट इज नॉट यूनिफॉर्मली इक्विप्ड, ठीक है, विद द स्किल्स एंड नॉलेज नीडेड फॉर वेरियस प्रोफेशंस। तो क्या है, हमारा अगर यूथ ही स्किल्ड नहीं होगा तो जो वर्क फोर्स है, ठीक है, वो यहाँ पर इक्वली नहीं होगी कि भाई जो स्किल्स जो नॉलेज हमें चाहिए होती है प्रोफेशंस में वो हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। तो ये उसको ओवरऑल डिप्राइव कर देता है, उसकी कंडीशंस जो हैं उसकी क्वालिटी को यहाँ पर डिक्रीज करता है। सेकेंडली, दिस इनइक्वालिटी में इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ कंपनीज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। कंपनीज माइट बी इंक्लाइंड टू एक्सपेंड टू रूरल एरियाज for high paying and intelligence oriented jobs, which are currently centered in few urban centers. Addressing the issue is crucial not only for the equitable development of the nation's human resource, but also for fostering a balanced economic and इंडस्ट्रियल लैंडस्केप अक्रॉस कंट्री। तो दूसरा यहाँ इन्होंने क्या बताया कि जो इनइक्वालिटी है वो ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकती है कि जो कंपनीज़ है ना, इंडिया की भी और जो अब्रॉड की भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो अब शिफ्ट होने लग जाएं हमारे अर्बन एरिया से रूरल एरियाज़ में, ठीक है। वो कंपनी शिफ्ट होने लग जाए कि यहाँ पर जो है वो एक हाई पेइंग जॉब दे सके, ठीक है, हाई पेइंग और इंटेलिजेंस ओरिएंटेड जॉब यहाँ पर वो प्रोवाइड करा सकें, विच आर करंटली कंसनट्रेटेड इन फ्यू अर्बन सेंटर। जो कि आपकी आपने देखा मल्टीनेशनल कंपनी बहुत बड़ी बड़े शहरों में ही होती हैं। तो अब उनको ऐसा ना हो कि अगर उनको ज़्यादा स्किल्स चाहिए तो वो गांव में आकर अपनी कंपनियां जो उनको एस्टैब्लिश करें। सो एड्रेसिंग दिस इज क्रूशल नॉट ओनली फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो ये एक इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए ही नहीं है, बल्कि जो एक इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है ना हमारी कंट्री का, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हमने देखा कि जो असमानता है भारत और विदेश की कंपनियों में, वे भी उनके निर्णय को भी प्रभावित करती है कि जो कंपनी उच्च भुगतान वाली या बुद्धिमत्ता उन्मुख नौकरियां जो देती हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार की इच्छुक हो सकती है कि भाई अगर वहाँ पर हमें अच्छा यूथ मिल रहा है, स्किल्ड यूथ मिल रहा है, तो हम वहीं पे अपनी कंपनीज को ले जाते हैं, क्यों, जो कि अभी वर्तमान में कुछ शहरों में ही केंद्रित है। उस मुद्दे को संबोधित करना न केवल देश के मानव संसाधनों के समान विकास के लिए, बल्कि पूरे देश को एक संतुलन आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई शहर में एक कंपनी होनी चाहिए मल्टीनेशनल, अपॉर्चुनिटी जो है इक्वल होनी चाहिए रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी, राइट। आ जाता है हमारे रूरल अर्बन स्कूल्स। सो इंडिया इकोनॉमी में क्या है कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी वो रूरल एरियाज़ में डिसाइड करती है, ठीक है। और जो डिस्पैरिटीज़ आती है उसमें क्या आती है कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी है एजुकेशन की, उसमें यहाँ पर रूरल एरियाज़ में डिस्पैरिटीज़ देखी जा सकती है। सिंस इन 1990 जो एफर्ट बनाए गए थे जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के, ताकि हम इन्हेंस कर सकें अपनी प्राइमरी एजुकेशन को रूरल एरियाज़ में, लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैनी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स। तो ठीक है, हमने सोचा कि भाई एक जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको हमें इंक्रीज़ करना है रूरल एरियाज़ में, तो हमने बहुत सारे स्कूल्स को इस्टेब्लिश कर दिया, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स को। वाइल द schools in rural regions are positive development in terms of increasing access, ठीक है। तो क्या हो रहा था वहाँ पर, पॉजिटिव ही था भाई कि एक्सेस मिल रही है बच्चों को स्कूल्स की, एंड द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल स्कूल प्लेसेस, और जो है क्वांटिटी भी ज़्यादा है कि भाई हाँ हमारे यहाँ पर स्कूल्स हैं, ठीक है, मेरे पास में स्कूल है तो मैं जाऊँगा अपनी प्राइमरी एजुकेशन लेने। अगर दूर होता तो मेरे पेरेंट्स बेशक मना भी करते थे। तो इसी बिहाफ पे हमने क्या सोचा कि एक जो अवेलेबिलिटी है, हमने बहुत सारे स्कूल्स इस्टेब्लिश किए, राइट। दे आर ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफर्ड बाय द स्कूल्स। अब क्या है, क्वांटिटी तो हमने दे दी है, बट अब हमारी कंसर्न क्या है कि जो क्वालिटी वहाँ पर मिल रही है उसको हम कैसे इंक्रीज़ करें, ठीक है। तो जो ग्रामीण शहरी विद्यालय हैं उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से जो ग्रामीण हमारा भारत का एक जनसंख्या का मुख्य हिस्सा ग्रामीण है, वहाँ पर हालांकि विशेष रूप से शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा जो है वहाँ पर असमानताएं मौजूद हैं। सो 1990 के दशक में जब हमने सोचा कि जो हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, जो बेसिक एजुकेशन स्टार्ट दे रहे प्राइमरी विद्यालय की, तो हम प्राइमरी एजुकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हमने बहुत सारे सरकारी प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर बना दिए। अब इससे क्या होगा, वहाँ की पहुँच तो बढ़ गई, उपलब्ध स्कूल बढ़ गए, वहाँ पर सकारात्मक विकास है, लेकिन जो इनकी गुणवत्ता है वो अभी भी यहाँ पर चिंता का कारण बनी हुई है। So, despite the expectation of schools to adhere the national curriculum, there are serious issues related to the quality of education। कि हमने चलो प्रोवाइड तो करा दी, क्वांटिटी उनको मिल गई है, हमने बहुत सारे स्कूल्स इस्टेब्लिश कर दिए डिफरेंट एरियाज़ में, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन है वो अभी भी लैक कर रही है यहाँ पर। सो वन notable concern is that teachers in these schools often find themselves devoting significant amount of time
ऑन टास्क अदर देन टीचिंग, कि वो टीचिंग से ज़्यादा जो टीचर्स हैं वहाँ दूसरे टास्क पर ज़्यादा ध्यान देते, तो इसलिए एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं मिल पाती थी. सो दिस डाइवर्जन ऑफ अटेंशन फ्रॉम कोर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ raises question about the effectiveness of these schools in delivering quality education to rural students. ठीक है, तो ऐसा क्या होता था कि ऐसे इश्यूज होते थे, तो क्वालिटी एजुकेशन जो है रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं दी जाती थी बच्चों को. एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस इज असेंशियल टू ब्रिज द रूरल अर्बन एजुकेशन गैप. ठीक है, हमें इन चैलेंजेस को एड्रेस करना है ताकि एक जो रूरल और अर्बन का ब्रिज का गैप है कि भाई रूरल में जो है लो लेवल की एजुकेशन हमें देखने को मिलती है और अर्बन में एक हाई लेवल की एजुकेशन देखने को मिलती है, स्टैंडर्ड होता है, तो उसको हम कैसे ओवरकम यहाँ पर कर सकते हैं कि जब हम क्वालिटी एजुकेशन एक प्रोवाइड कराएंगे, राइट. सो स्कूलों में पाठ्यक्रम का पालन करने की अपेक्षा के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित गंभीर मुद्दे हैं कि जो गुणवत्ता है ना वो यहाँ पर नहीं मिल रही है. ठीक है, ये हमने देखा कि एक जो इनका अंतर है ग्रामीण और शहरी का, उनको ओवरकम करने के लिए हमें एक गुणवत्ता वाली शिक्षा यहाँ पर देनी होगी ग्रामीण क्षेत्रों में भी. सो एन इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड एरियाज with limited resources, teacher in rural schools face inherited difference compound by additional responsibilities. ठीक है, जो अगर ऐसे एरियाज़ में बैकवर्ड रूरल एरियाज़ में अगर कोई स्कूल होता था तो टीचर्स को ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आ जाती थी रेदर देन टीचिंग. अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद वर्किंग इन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड रीजन्स, these teachers often find themselves tasked with a multitude ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, कि इनको ना टीचिंग के साथ साथ वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी करनी पड़ती थी. ठीक है, राइट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूड कोऑर्डिनेटिंग द प्रोविज़न ऑफ मिड डे मील्स, की जो मिड डे मील है बच्चों को वो अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है. ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वहाँ पर जो है एक तो स्टाफ की कमी होती थी, ठीक है, एक अवेयरनेस की कमी होती थी, तो इनको देखना पड़ता था. अपने टीचिंग टास्क के अलावा भी जो सारी मैनेजमेंट थी वो टीचर्स को ही हैंडल करनी पड़ती थी. गवर्नमेंट मैंडेटेड पॉलिसी की पॉलिसीज़ क्या है वो घर घर जाके बच्चों को पेरेंट्स को बताना, अटेंडेंस का रिकॉर्ड संभालना, कंडक्टेड पीरियोडिक मेडिकल चेकअप्स, ठीक है, बच्चों के मेडिकल चेकअप्स कराना, ऑर्गेनाइजिंग हाउस होल्ड सर्विस फॉर द नेशनल सेंसस, ठीक है, नेशनल सेंसस के लिए सर्वे कराना, एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रिवेंटेटिव पोलियो मेडिकेशन टू ईच स्टूडेंट, ठीक है, पोलियो की मेडिकेशन सब स्टूडेंट्स को देना, एंड अदर वेरियस टास्क. तो वहाँ पर क्या था, एक फिर वो लैग कर जाते थे क्वालिटी एजुकेशन देने में, क्योंकि अगर उनके पास एक काम होता है, टीचर टीचिंग अच्छे से करता है, लेकिन अगर उसके पास ओवरबर्डन हो जाता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ का भी, तो वो जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाता है. तो सामाजिक संसाधनों वाले आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में जो ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों के अतिरिक्त जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में काम से जुड़ी चुनौतियों के अलावा एक शिक्षक अक्सर खुद को कई प्रशासनिक कर्तव्यों का सामना करते हुए पाता था, कि उनको ना प्रशासनिक कर्तव्य भी करने पड़ते थे यहाँ पर. इन जिम्मेदारियों में जैसे मध्याह्न का भोजन का प्रावधान, समन्वय करना, ठीक है, सरकार द्वारा अनिवार्य नीतियों को बताना, उपस्थिति का रिकॉर्ड बनाना, समय समय पर चिकित्सा जांच कराना, राष्ट्रीय जनगणना के लिए जो सर्वे होता है वो टीचर्स कंडक्ट कराते थे, प्रत्येक छात्र को निवारक पोलियो दवा प्रदान करना, ठीक है, और जो डिफरेंट टास्क थे इसमें शामिल होते थे. अनलाइक द अर्बन काउंटरपार्ट्स, रूरल स्कूल टीचर्स आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू टीच मल्टीपल ग्रेड लेवल्स. ठीक है, अर्बन में क्या था, एक तो वहाँ पर जो टीचर का लेवल था, ठीक है, अच्छा था, और वहाँ पर जो नंबर ऑफ टीचर्स थे वो भी ज़्यादा होते थे रेदर देन इन रूरल एरिया. सो रूरल एरियाज़ में क्या होता था, एक टीचर को ना बहुत सारी ग्रेड्स दे दी जाती थी, ठीक है, कि तुम्हें ये क्लास भी पढ़ानी है, ये क्लास भी पढ़ानी है और ये क्लास भी पढ़ानी है साइमल्टेनियसली. मैनेजिंग मल्टी ग्रेड क्लासरूम कपल्ड with the scarcity of teaching and learning support and dealing with substandard schools in classroom infrastructure contributes to a scenario where teachers may be become demotivated. ठीक है, अब उसके पास क्या है, बहुत सारी क्लासेस का ओवरबर्डन हो जाता था, तो इससे भी जो है टीचर्स वहाँ पर रूरल एरियाज़ में डीमोटिवेट हो जाते थे. द cumulative effect of these challenges tend to result in a lower standard of education. तो जो स्टैंडर्ड था वहाँ पर एजुकेशन का वो काफ़ी लो हो जाता था, क्योंकि उनको रहता था कि बस हम एक टास्क कंप्लीट करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्वालिटी एजुकेशन. क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा बर्डन होता था, राइट. एंड हायर ड्रॉप आउट रेट्स इन रूरल एरियाज. ठीक है, अब क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, बच्चों को इतना इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो रहा है एजुकेशन में, तो जो ड्रॉप आउट रेट्स है वहाँ पर वो इंक्रीज हो गई. एड्रेसिंग दीज मल्टीफेसेटेड इशूज़ इन क्रूशियल फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. ठीक है, अब हमें इन इश्यूज़ को देखना है, तभी हम जो है एक क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं एजुकेशन की इन रूरल एरियाज, एंड ensuring that teachers can effectively support the educational needs of their students. ठीक है,
और तब हम बता सकते हैं कि भाई क्या क्या हम कुछ नियम नीतियाँ लागू करके, ठीक है, वहाँ पर पूरा स्टाफ प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे जो टीचर है एजुकेशनल नीड्स है जो स्टूडेंट्स के, उसको उसी में पूरा ध्यान रखे और उसको अच्छे से पूरा कर सके, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन दे सके। तो हम जो अपने शहरी समकक्षों के विपरीत ग्रामीण स्कूल में शिक्षकों के साथ अक्सर कई ग्रेड सत्रों पर पढ़ाने की अपेक्षा करते हैं, ठीक है, कि वो एक साथ कि कई ग्रेड को पढ़ा ले, कई क्लासेस को। कक्षाओं का प्रबंधन, शिक्षण और सीखने के समर्थन की कमी के साथ साथ और घटिया स्कूल और कक्षा के बुनियादी ढांचे की उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना अच्छा नहीं होता, एक ऐसे परिदृश्य में योगदान देता है जहाँ शिक्षक हतोत्साहित हो जाता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है और एक क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर नहीं दे पाता है। इन चुनौतियों के संचयी प्रभाव के परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा का निम्न स्तर और उच्च ड्रॉप आउट रेट रहती है, ठीक है, शिक्षा का जो लेवल है वो भी कम रहेगा और ड्रॉप आउट रेट्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा एजुकेशन में, राइट, उनको इतने इंटरेस्ट से एजुकेशन वहाँ पर सीखने को नहीं मिल रही क्वालिटी एजुकेशन। फिर आ जाते हैं सिंगल टीचर स्कूल्स, ठीक है, कि एक सिंगल टीचर स्कूल्स काइंड ऑफ जैसे हम आज की डेट में ट्यूशन्स लेते हैं। So the guidelines set forth by the Right to Education prescribe one teacher for every 30 to 35 students, ठीक है, कि हर 30 से 35 बच्चों के पास एक टीचर होना चाहिए in both government and private schools, right? However, the introduction of single teacher schools aimed at catering to the educational needs of children in marginalized and remote areas presents challenge for the fundamental parameters of quality education, ताकि भाई वो 30-35 बच्चे हैं उनको एक अच्छे से हैंडल कर सके और एक क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल सके। ऐसा ना हो कि एक ही क्लास में हमने 50-60 बच्चे बैठा दिए, ठीक है, उनको पढ़ा रहे और एक प्रॉपर ध्यान, तो हम एक टीचर एक टाइम पे इतने सारे बच्चों पर 50-60 बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकता है, ठीक है, कि उनको वो क्वालिटी एजुकेशन दे पा सके। तो दीज इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज एसेंशियल एलिमेंट्स सच एज इफेक्टिव क्लासरूम transactions, individualized attention to children and continuous and comprehensive evaluation, राइट, कि उनका एक इवेल्युएशन अच्छे से हो रहा है, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को वो अटेंशन अच्छे से दे रहे हैं, कि उनको पता है कि भाई किस बच्चे का ध्यान है स्टडी में, किस बच्चे का ध्यान नहीं है। तो सिंगल टीचर स्कूल्स का ये कंसेप्ट है। एकल शिक्षक विद्यालय का, जैसे हमने बताया कि हर 30 से 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, चाहे वो निजी स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, ठीक है, ताकि एक प्रभावी ढंग से कक्षा का संचालन वहाँ पर हो सके, बच्चों का मूल्यांकन कर सके, बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से हम ध्यान दे सके, राइट। द प्राइमरी रीज़न ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल टीचर स्कूल, जो एक प्राइमरी रीज़न है कि क्यों ये सिंगल टीचर स्कूल्स में इज अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, क्योंकि टीचर्स की शॉर्टेज रहती थी। अ कंसर्न प्रिवलेंट इन मैनी स्टेट्स, क्योंकि पहले इतना एजुकेशन नहीं था, इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी, कम ही लोग थे जो इतने लेवल पे क्वालिफाई हो पाते थे कि टीचर्स बन पाते थे, राइट। पहले आपने देखा होगा कि थोड़े बहुत भी पढ़े हुए जो, उनको सबको जॉब मिल जाती थी, क्योंकि पहले जो क्वांटिटी थी जिनके पास एजुकेशन थी वो बहुत कम थी। सो दिस शॉर्टेज नॉट ओनली अंडरमाइंस द इंटेंडेड टीचर स्टूडेंट रेशियो बट ऑल्सो हैज़ ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो इससे क्या था, एक जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो था उस पर तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता था, एक जो क्वालिटी एजुकेशन थी उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। इट इम्पैक्ट द एबिलिटी टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड अटेंशन टू स्टूडेंट्स, ठीक है, एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन हम नहीं दे पाते थे स्टूडेंट्स को। हिंडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, एक अच्छे से इवेल्युएशन, कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन हम बच्चों की नहीं कर पाते थे। एंड अल्टीमेटली जो पैराडाइज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस फॉर चिल्ड्रन इन दीज एरियाज, ठीक है, और जो बच्चों का जो एजुकेशनल करिकुलम था, एजुकेशन का एक्सपीरियंस था, वो एटमोस्ट उनको सफ़र करना पड़ता था। सो एड्रेसिंग द शॉर्टेज ऑफ टीचर्स इज क्रूशियल टू एंश्योरिंग दैट एजुकेशन स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड एंड दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमें एक एजुकेशन स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि जो सभी स्टूडेंट हैं उनको क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट मिल सके रिगार्डलेस ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि वो रूरल एरियाज़ में है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र में है, कहीं प्लेन एरिया में है, ठीक है, कि जोग्राफिकल कंडीशन वहाँ पर उसकी मैटर नहीं करनी चाहिए। सभी जगह जो है बच्चों को सेम लेवल की स्टैंडर्ड की एजुकेशन एक मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन। तो एकल शिक्षा विद्यालय के बारे में हमने देखा कि बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे राज्यों में शिक्षकों की कमी है, उस कारण ये स्कूल उनको खोलने पड़े, ठीक है। तो इनमें बाधा का क्या है कि जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनका मूल्यांकन हम अच्छे से नहीं कर पाते, उनकी क्षमता, व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको एक गुणवत्ता वहाँ पर नहीं मिल पाती है। अच्छा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको
कि कैसे डील करना है इस सिचुएशन से, ताकि जो भौगोलिक स्थिति है उसकी परवाह किए बिना हम एक गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन जो है बच्चों को दे सकें। Single teacher schools in India have deep historical roots dating back to ancient tradition in education. जो सिंगल है, ये सिंगल टीचर स्कूल्स का कंसेप्ट है जो बहुत पुराना है, हमारे वैदिक पीरियड से। एजुकेशन वॉज प्राइमरी अ फैमिली अफेयर एंड fathers played a crucial role in initiating their sons into the Vedic lore and the professions associated with their caste. तो क्या था, एक शिक्षा जो प्राचीन टाइम पे हम देखें ना परंपराओं से जुड़ी, तो एक पारिवारिक मामला था कि जो पापा था, पिता होते थे, वो अपने बेटों को वैदिक विद्या और अपनी जाति से जुड़े कुछ व्यवसाय दीक्षित करते थे, कि वही सिखाते थे। ऐसा नहीं होता था कि वो उस चीज़ को सीखने के लिए कहीं बाहर जाता था, राइट। सो दीज familial and caste-based approaches to education often resulted in single teacher arrangements. So क्या होती थी, वो सिंगल टीचर अरेंजमेंट हो जाती थी वहाँ पर। Several reasons contribute to the creation and maintenance of single teacher. और यहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशंस भी हो जाती थी कि जिससे एक सिंगल टीचर स्कूल्स का वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ता था। जैसे हिस्टोरिकल ट्रेडिशन था, द प्रैक्टिस ऑफ फैमिली बेस्ड एजुकेशन, उसमें तो सिंगल टीचर होता था, पास डाउन टू जनरेशन, सो जनरेशन तक पास होती थी। ऐसे ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉन्टिन्यूशन ऑफ सिंगल टीचर स्कूल्स एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एजुकेशनल हेरिटेज। ठीक है, तो ऐतिहासिक परंपरा जब हम अपने बच्चों को देते हैं, कोई भी फादर बेसिकली देता है अपने बच्चों को, तो वो एक सिंगल टीचर स्कूल वाला वहाँ पर काम करता है कि वो सिंगल टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा है। कल्चरल एंड कास्ट प्रैक्टिसेस होती थी। कल्चरल एंड कास्ट बेस्ड एजुकेशन प्रैक्टिसेस हिस्टोरिकली इन्वॉल्व्ड अ मोर पर्सनलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग। ठीक है, कि अपने ना कल्चर के लोग कुछ पढ़ाते थे, कि वो ज़्यादा पर्सनलाइज होते थे उस एरिया में, क्योंकि उनको उस कल्चर की डीप नॉलेज होती थी, और लोकल लोग्स होते थे, ऑफन लेड बाई ए सिंगल टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्ट्रक्टिंग चिल्ड्रन विद अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और कास्ट। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का और जो कास्ट थी उनका यहाँ पर क्या होता था, एक सिंगल टीचर होता था। ठीक है, फिर आता था रिमोट एंड मार्जिनलाइज्ड एरियाज। सो सिंगल टीचर स्कूल्स आर ऑफन एस्टैब्लिश्ड इन रिमोट and marginalized areas where the availability of qualified teachers is limited. जो remote areas होते थे जहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता था, qualified teachers का जो रेशो था वो बहुत कम था। तो in such regions the emphasis is on providing some form of education. यहाँ पर ऐसा था कि भाई कोई नहीं, प्रॉपर नहीं मिल रही तो कुछ एजुकेशन तो यहाँ पर मिलनी चाहिए, even if it means having a single teachers to serve the educational needs of the community. तो वहाँ पर क्या होता था, जो दूरस्थ और सीमांत क्षेत्र थे, तो वहाँ पर एक सिंगल टीचर होता था, वो वहाँ की एक कम्युनिटी थी जो रिमोट एरियाज़ में लोग रहते थे, उनको शिक्षित करते थे। फिर आ जाता है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। सो इकोनॉमिक एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स इन सर्टेन एरियाज मेक इट चैलेंजिंग टू एक्सट्रैक्ट एंड रिटेन अ सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर्स। ठीक है, अगर रिसोर्सेज की कमी है, वहाँ इकोनॉमिकली इतनी स्टेबल जगह नहीं है, तो जो सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर है वहाँ पर वो हायर नहीं कर पाते थे। सिंगल टीचर स्कूल्स में एमर्ज एज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन इन सच सिचुएशन। ठीक है, तो वो क्या करते थे, एक ही टीचर को अच्छे से पे करते थे और उनको रखते थे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, राइट। जब रिसोर्सेज की, संसाधनों की कमी होती थी, तो क्या है, बहुत सारे टीचर्स को वो नहीं रख पाते क्योंकि उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पर भी एकल शिक्षा विद्यालय होता था। कस्टमाइज्ड लर्निंग होती थी, अनुकूलित शिक्षा। इन सम केसेस सिंगल टीचर स्कूल्स अलाउ फॉर अ मोर पर्सनलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड अप्रोच टू एजुकेशन कैटरिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अ स्मॉल कम्युनिटी एंड विलेज। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बहुत पर्सनल और लोकल अप्रोच होती थी। ठीक है, किसी को था कि भाई हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर के बारे में हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा बताना है। ठीक है, तो वो एक व्यक्तिगत और एक स्थानीयकृत दृष्टिकोण की अनुमति देते थे। ठीक है, क्योंकि अगर डिफरेंट बहुत सारे टीचर होंगे, सबका अपना एरिया होगा, सबका अपना कल्चर होगा, वो दूसरे कल्चर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, तो वो एक सिंगल टीचर हायर करते थे जो उनके एक स्थानीयकृत दृष्टिकोण को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पर देते थे। While these historical and practical reasons have led to the existence of single teacher schools, it's important to recognize the challenges they pose in terms of meeting modern education standards and ensuring quality education for all students. ठीक है, मतलब ये चल तो सही रहा था, लेकिन क्या था, जो मॉडर्न एजुकेशन स्टैंडर्ड थे ना, उनसे ये मेल नहीं खाता था, उनका लेवल
यहाँ पे जो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे वो बहुत कम हो जाता था. सो एंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट. ठीक है, जो क्वालिटी एजुकेशन थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं लैक कर रही थी. एड्रेसिंग टीचर्स शॉर्टेजेस एंड रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स रिमेन असेंशियल टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन सच स्कूल्स. ठीक है, तो अब क्या था, अभी जो सिंगल टीचर स्कूल है उनमें भी बोला कि अगर ज़्यादा टीचर्स नहीं होंगे तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी. तो अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन वहाँ लेके आनी है तो जो शॉर्टेज है टीचर्स की उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा. राइट, फिर आता है डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम. So distance learning is an education format where regular attendance in class is not required. Regular attendance is not required. And students typically attend class only on specific days, often limited on Sundays. During these sessions, subject knowledge is imparted and students are expected to prepare for various subjects in their chosen courses. While this flexibility often convinces, it also comes with challenges. तो हमने देखा कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली क्या होता था इसमें भाई, कि वो ना रेगुलर अटेंडेंस की नीड नहीं होती थी, नॉट रिक्वायर्ड, और उनके सेशंस ना लिमिटेड डेज में होते थे. जैसे बेसिकली होता है कि सैटरडे और संडे को होते हैं जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है, ये होती है हमारी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली. तो इसमें कहते हैं हम पढ़ते हैं सैटरडे संडे को ही जब जाते हैं, हमारी क्लासेस होती हैं जो भी हमने सब्जेक्ट चूज़ किया, लेकिन उसमें ना बहुत सारी कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी तो है कि हम इसके साथ साथ अपना कुछ और काम कर सकते हैं. भाई वीक में हमारे बहुत डेज ऑफ होते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. उन चैलेंजेस को यहाँ पर देख लेते हैं. स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन डिस्टेंस लर्निंग मे और मे नॉट फुली ग्रास्प द सब्जेक्ट मैटर ड्यू टू द कंडेंस्ड स्केड्यूल. राइट, देखो अब एक बच्चा रेगुलर जा रहा है, उसके पास है 30 डेज मंथ में. ठीक है, चलो 4 सैटरडे संडे भी चलेगी तो 26 डेज, 26 to 27 डेज एक नॉर्मल बच्चे के पास होते हैं जो रेगुलर एजुकेशन ले रहा है. वहीं अगर कोई बच्चा यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है तो क्या है, वो सैटरडे और संडे को ही जाता है. ठीक है, उसके पास क्या हुए, 8 दिन हुए. अगर वो रेगुलर जाएगा उन दिनों में भी, तो क्या है, एक जो हमारा क्यूरिकुलम बना हुआ है, हमारा इतना सिलेबस है, एक तो बच्चा वो 8 दिन में करेगा और एक बच्चा उसको डीप लर्निंग के साथ 30 दिन में करेगा. तो ऑब्वियसली जो रेगुलर लर्निंग है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है यहाँ पर. तो उनका स्केड्यूल जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता था कि जो अपना जो सब्जेक्ट मैटर था. ठीक है, एक तो इस चीज़ को हम 8 दिनों में समझाने का ट्राई करते हैं. ठीक है, वो भी डिसकॉन्टिन्यूएशन में, कॉन्टिन्यू थोड़ी आ रही है वो 8 दिन के लिए, और एक आपको कॉन्टिन्यू कोई चीज़ बताई जा रही है तो आपको वो ज़्यादा लर्निंग होगी. राइट, सक्सेस इन सच प्रोग्राम्स रिलाइज हैवीली ऑन इंडिविजुअल सेल्फ मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली मैनेज देयर स्टडीज़. ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जो इंडिविजुअल होता था ना बच्चा, उस पर ज़्यादा ये निर्भर करता है कि भाई इसको कैसी एजुकेशन चाहिए, ये कितने एफर्ट्स लगा रहा है. अनलाइक ट्रेडिशनल क्लासरूम, सिंगल लर्निंग रिक्वायर्स कैंडिडेट्स टू टेक अ प्रोएक्टिव रोल इन देयर एजुकेशन. ठीक है, तो जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है. हम रेगुलर क्लास में देखेंगे कि टीचर ज़्यादा एक्टिव होते हैं. ठीक है, वो बच्चों को सिखाते हैं. ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस लर्निंग है वहाँ पर क्या है, एक स्टूडेंट को प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ता है इन देयर एजुकेशन, एंगेजिंग इन अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्जामिनेशन. ठीक है, उनको ही ध्यान है कि भाई मेरे फाइनल एग्जाम्स आएंगे. ठीक है, कोई टीचर उनको रिमाइंडर नहीं देता है ऐसे कि भाई 10 दिन रह गए, आपके रिविजन करा देते हैं, क्योंकि उनके पास सिलेबस पूरा करने का ही बहुत कम टाइम होता है. Given the limited face-to-face interaction with instructors and peers, self-feedback become a crucial aspect of learning process. वहाँ पे क्या होता है, एक लिमिटेड फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वीक में 2 बार होता है बच्चों का. ठीक है, टीचर्स के साथ, अपने जो उनके साथ पढ़ते हैं उनके साथ, और उनकी जो सेल्फ फीडबैक है वो बहुत क्रूशल एस्पेक्ट होता है उनकी लर्निंग में. सो स्टूडेंट्स मे बी केपेबल ऑफ इवेल्युएटिंग देयर ऑन प्रोग्रेस, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड आइडेंटिफाइंग एरियाज दैट रिक्वायर एडिशनल अटेंशन. ठीक है, तो ये बच्चों को ही देखना पड़ता है भाई कि अपना सेल्फ इवेल्युएशन को सेल्फ फीडबैक दो कि हम कितना अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता. वीक में 2 दिन में वो सिलेबस कराएंगे, आपके डाउट्स लेंगे या आपके फीडबैक देंगे. राइट, so this autonomy places a significant responsibility on the candidate to navigate their education journey successfully. ठीक है, तो ये क्या है, कैंडिडेट जो स्टूडेंट है उन पर ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है. ओवरऑल सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स, सो हाई डिस्टेंस लर्निंग डिमांड्स अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन एंड डेडिकेशन फ्रॉम द लर्नर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हाई लर्निंग डिमांड्स है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होना चाहिए बच्चे के पास. अगर उसको पूरी करनी है, उसके पास डेडिकेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसको कोई बार बार आके फोकस कर रहा है, उस पर ध्यान दे रहा है कि कोई चीज़ उसको आई है, कोई चीज़ नहीं आई है. तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट का रोल वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, in contrast to distance learning, regular learning requires candidate to attend classes on daily basis at the educational institution where they have enrolled in a particular course, and several benefits to the candidate
आर ऑल्सो ऑफर्ड, ठीक है। तो क्या था, डिस्टेंस लर्निंग में हम कभी कभी जाते थे, ठीक है। अब रेगुलर लर्निंग है, हम डेली अटेंड करते हैं क्लास को अपने इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। और वहाँ के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें रेगुलर में? एक तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है हमारे लेक्चर के साथ, ठीक है। हमें पता होता है, स्टूडेंट कैन सीक क्लैरिफिकेशन और डाउट। अभी कोई डाउट हुआ क्लास में, मैंने तभी के तभी पूछ लिया, ठीक है। अब डिस्टेंस लर्निंग में क्या होगा, वो बच्चे घर पे कुछ पढ़ रहे हैं, उनको कोई डाउट होगा तो वो 1 वीक के बाद वहाँ पर पूछने जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका एक बेनिफिट हो जाता है। पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़, मतलब डिस्टेंस लर्निंग में हम कोई ऐसा एक्टिविटीज़ नहीं होती है। अब यहाँ पर, ठीक है, कोई फंक्शन आ रहा है, कोई एक्टिविटीज़ टीचर करा रहे हैं, लाइक ग्रुप डिस्कशन हो गया, मॉक इंटरव्यूज टीचर ले रहे हैं, क्विज़ेस एंड सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होते हैं स्कूल्स में, तो उनके थ्रू जो स्टूडेंट्स का एक पार्टिसिपेशन है ना, यहाँ पर वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इनका जो हॉलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है एक, ठीक है, विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी से जो है इनका एक एक्सपीरियंस अच्छा होता है। फिर आती है कोलैबोरेटिव लर्निंग। सो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद क्लासमेट्स फोस्टर्स कोलैबोरेटिव लर्निंग। स्टूडेंट्स कैन डिस्कस वेरियस पॉइंट्स, शेयर आइडियाज एंड collectively work on assignments or projects. So this collaborative approach enhances subject knowledge as a different perspective are considered, ठीक है। तो क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाता है वहाँ पर क्लासमेट्स के साथ, एक कोलेबरेटिव लर्निंग होती है, ठीक है। हम एक दूसरे के साथ रहकर सीखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, अपने पीयर्स से, ठीक है, हमारे जो साथ जो पढ़ते हैं टीचर से सीखते हैं, हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे पॉइंट पे, हमें बहुत डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं कि इसके ऊपर कोई दूसरी सोच से कैसे सोच सकता है, ठीक है। आइडियाज़ को शेयर करते हैं, असाइनमेंट्स पर वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो जो हमारी कोलेबोरेटिव लर्निंग है यहाँ पर इंक्रीज़ होती है, ठीक है। सहयोगात्मक जो अधिगम है हमारा यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। फिर आ जाती है सोशल इंटरेक्शन। तो रेगुलर लर्निंग एनवायरमेंट्स प्रोवाइड ए सोशल सेटिंग वेयर स्टूडेंट्स कैन बिल्ड रिलेशनशिप विद देयर पीयर, ठीक है। अगर हम रेगुलरली कहीं जा रहे हैं तो जो रिलेशनशिप हमारा हमारे पीयर्स के साथ वो यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। दिस सोशल इंटरेक्शन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ वेल राउंडेड एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, क्योंकि जो हमारा सोशल इंटरेक्शन था, सामाजिक संपर्क वहाँ पर अच्छे हो जाते हैं। इमीडिएट फीडबैक हमें मिल जाते हैं कि हमने कुछ समझ नहीं आया तो मैंने इंस्टेंटली टीचर से पूछ लिया और मेरा वो जो इशू था वो डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तत्काल प्रतिक्रिया मुझे यहाँ पर मिल जाती है। सो ओवरऑल लर्निंग क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट दैट एनकरेज एक्टिव एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एनरिचिंग द लर्नर्स एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट एंड प्रोवाइडिंग दैम विद कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्स मटेरियल, ठीक है। तो जो हमारे कोर्स का मटेरियल है वो हमें अच्छे से समझ आ जाता है। कम्युनिकेशन होता है रेगुलर बेसिस पे, तो वो अच्छा होता है, ठीक है। तो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो वो यहाँ पर अच्छे होते हैं। तो कुल मिलाकर जो नियमित शिक्षा है वो एक अच्छा वातावरण यहाँ पर दे पाते हैं। सो इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल for more content related to BEd Special Education and Special Education teacher as well. See you in the next video. Till then, Namaskar.